When we talk about CLAT PG and CLAT UG, आपको क्या लगता है सर कि क्या डिफरेंस है दोनों की प्रिपरेशन में? क्या एक बच्चे का मनोस्थिति होती है उस समय, क्या उसका माइंडसेट होता है? क्लैट यूजी में एक आपसे डिफरेंट तरह की चीज़ें डिमांडेड होती हैं, लेकिन क्लैट यूजी में आपको इन सब पे भी ध्यान देना होता है। साथ में फिर आपको पढ़ना होता है, फिर आपको का थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कोई 2 या 3 घंटे सिर्फ निकाल सकता है, क्या वो उसको करना चाहिए 2-3 घंटे में कि उसका एग्जाम ही निकल जाए? सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपको अपना कोर एरिया डिसाइड कर लीजिए कि अगर इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो मेरे उसमें 100% होने चाहिए। मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि यार देखो, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आप चाहे CLAT UG हो चाहे PG हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। Hello CLAT aspirants, welcome to Level Up. So today we are talking with someone very like erudite and someone very professional in this field. So as I've already stated on different platforms and different times on this channel that we just don't promise, we deliver. So today I'm in conversation with Mr. Shivansh Tripathi, who is a person who has been a pioneer in legal field when it comes to cracking examinations and solving the legal concepts. So first I would like to thank Mr. Shivansh Tripathi that he has joined me today to like indulge in this conversation and like give some value to our viewers and our students. So first I would like Mr. Shivansh Tripathi to introduce himself. Thank you for having me, Shor, and I thank Level Up Coaching to have me. Now, my name is Shivansh Tripathi, and I am from Ayodhya. I did my CLAT UG from NUJS Kolkata. I am from batch 2024. Thereafter, I am currently pursuing my LLM from Ram Manohar Lohia National University. So as we told you, with such credentials, he is the right person to tell you about what are the nuances and nitty-gritties of the examination. So today we are going to talk about a lot of things. Like आज हम लोग बहुत बारे में बात करेंगे, like अलग अलग questions जो आप लोगों के होते हैं. Like मैं देखता हूँ on comment sections, like मैं obviously कि आप लोग क्या क्या पूछते हैं, like क्या common doubts होते हैं जो हम लोगों के भी रहे, like when you were like preparing for CLAT PG and CLAT UG. First, I would like to start with the college life. See, आप सबको पता है कि एग्ज़ाम क्रैक करना सबका सपना होता है, एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, एवरीवन वांट्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन, बट पीपल आर ऑफन स्केप्टिकल अबाउट द कॉलेज लाइफ कि क्या हमको कॉलेज मिलेगा तो उसके बाद हमारी क्या लाइफ होगी, कैसा वहाँ पे सब कुछ होगा. तो एज वी ऑल नो, सर का NUJS विच इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेज, द 3rd नंबर कॉलेज ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे घुसना ही पहले बहुत बड़ी बात होती है. तो सर वहाँ से हैं, तो सर ने वहाँ 5 साल बिताए हैं, अच्छे ग्रेड्स लाए हैं और ही ग्रेजुएटेड है रिसेंटली, ही हैड हिज कॉन्वोकेशन एज वेल. सो हम लोग अभी बात करेंगे सबसे पहले तो NUJS में सर को जब उनका एडमिशन हुआ तो पहली चीज़ क्या, मतलब वहाँ पे जब पहुँचे तो पहला इंप्रेशन क्या था सर आपका? तो जब आप NUJS जाते हो, वो भी मैंने जैसे शुरुआत में बताया, मैं अयोध्या से हूँ. तो फर्स्ट टाइम आप जब NUJS जैसे कॉलेज में जाते हो और आप वहाँ पे चीज़ें देखते हो, फिर आप देखते हो अनलिमिटेड इंडिपेंडेंस. सबसे पहली चीज़ जो आपको स्ट्राइक करती है वो अनलिमिटेड इंडिपेंडेंस होती है, क्योंकि आप जब मिडिल क्लास फैमिली से जाते हो और आप कॉलेज लाइफ में इनकलकेट करते हो अपने आप को, तो आपको एक ऊपर से अपने पेरेंट्स के और बड़ों के प्रेशर की आदत होती है. वहाँ पे अनलिमिटेड इंडिपेंडेंस है आपके पास, यू आर मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ. तो ये हर कॉलेज मैंने आरवल में भी हूँ, ये हर कॉलेज एक अपना USP रखता है कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत इंडिपेंडेंस होती है, लेकिन NUJS में वो चीज़ आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो. NUJS का एक बहुत बड़ा क्रिटिक है कि वो 5 एकड़ का कॉलेज है, लेकिन वो 5 एकड़ के कॉलेज में जो आपको जिस डिग्री की इंडिपेंडेंस और डायनेमिक्स, जो जितनी डायनेमिक वो फील्ड है, जितनी डायनेमिक वो एरिया है, वो आपको शायद कोई और कॉलेज नहीं करता. तो जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था तो फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि यहाँ पे सारा काम बच्चे कर रहे हैं. जैसे हम स्कूल लाइफ से जब आप कॉलेज लाइफ में फर्स्ट टाइम स्विच करते हो UG में, तो आप देखते हो कि स्कूल्स में सारा काम प्रोफेसर्स करते हैं, सारा काम वहाँ पे आपका काउंसलिंग में हेल्प, आपका वहाँ पे जाति का इनिशिएटिव होता है, बड़ी मेंटोर इनिशिएटिव होता है, जिसमें आपको एक 4th ईयर और 3rd ईयर का एक सीनियर मिलता है, एक बॉय गर्ल होता है, अगर अवेलेबिलिटी होती है जिस आपसे बैच की, तो बॉय गर्ल आपको वो मिलता है. तो वो आपकी कॉलेज लाइफ को स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में ट्रांजिशन में स्मूथ बनाता है. तो वो आपको सब ये फर्स्ट उनका NUJS का फीचर होता है, फर्स्ट NUJS की USP होती है कि वो आपको कैसे अपने कॉलेज लाइफ में ट्राई करते हैं कि आप इनकलकेट हो पाओ, कैसे घुल मिल पाओ. कैसे वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज जब मैं भी अपने कॉलेज गया था, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th आई क्रैक्ड द CLAT एग्जामिनेशन, आई वेंट टू माय NLU एंड द फर्स्ट थिंग वाज कि आई वाज फीलिंग वेरी होमसिक. मैं बहुत ही होमसिक महसूस करता था, मेरे को बहुत ही अजीब लगता था, मैं ट्रांजिशन नहीं कर पा रहा था, लाइक फ्रॉम being a school student, from like being with my parents, being at home, to being like all alone in the college. दोस्ती होती है, टाइम लगता है, बट दिस इनिशिएटिव बाय NUJS दैट इज़ रियली कमेंडेबल, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. सो एज आपने बात करी कि आपने क्या कहते हैं जो ये चीज़ देखी,
हाँ, माना मैंने कि आपका LLM चल रहा है लाइक फ्रॉम RML NLU, बट आपने कुछ वहाँ पे देखा लाइक जो एक आपने इनिशिएटिव्स देखे जो कुछ यूनिक लगे आपको NU जैसे कंपैरिजन में? इनिशिएटिव्स जैसे मैं बता रहा था कि जैसे आरएमएल में भी शायद ये यूपी का है या फिर हमारे यूपी का कल्चर है कि मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो कि ऑफिशियल होती हैं वो आपके बच्चे यहाँ पे करते हैं। सबसे पहली बात कि आरएमएल में आपकी एक स्टूडेंट बॉडी नहीं है, एक कंसोलिडेटेड स्टूडेंट बॉडी नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो एक फोरम नहीं है यहाँ पे जो कि आपको आपके बच्चों की वॉइस को रेज करता है। तो आपका अगर कोई इशू है तो आप डायरेक्टली एडमिन को अप्रोच करते हो यहाँ पे NUJS में, लेकिन आपके स्टूडेंट्स के पास वो वॉइस होती है। और आप वहाँ पे जब जाते हो तो फिर कोई छोटी से छोटा इशू है, आपके ट्रांस राइट्स हैं या फिर पेपर से इशू है या फिर आपका अटेंडेंस का इशू है, तो आप अपने प्रेसिडेंट को वो करते हो, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। क्योंकि NUJS एडमिन वैसे तो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हमारे कॉलेज में समझी जाती है, क्योंकि सारी एडमिन से हमारे सारी एडमिन से सबको शिकायत होती है। लेकिन एक स्ट्रक्चर होने का, क्योंकि एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ट्रेजरर होता है, तो आपको वो वॉइस अच्छी मिलती है और उसकी एक कमांड पे। NUJS एक ऐसा कॉलेज है शायद आप जब हर साल वहाँ पे एक ना एक प्रोटेस्ट जरूर होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे अभी रिसेंटली उन्होंने VC को बदल दिया है। तो वो लेवल ऑफ फ्रीडम, वो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि एक स्टूडेंट बॉडी के होने से मिलती है, और जब मैं यहाँ पे देखता हूँ जो स्टूडेंट बॉडी के ना होने, यहाँ पे अभी लास्ट ईयर एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था जिसमें, छोटा तो नहीं कहेंगे उसको, थोड़ा वायलेंस अगेंस्ट अ टीचर अभी रिसेंटली हो गया था। तो उसके बाद से पूरे कैंपस में बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन सा है, मतलब वो जो फ्लो होता है, बच्चों का आना जाना होता है, वो होता है। तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पे स्टूडेंट बॉडी नहीं होती है, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा पुश डाउन करना आसान होता है। लेकिन NUJS जैसे कॉलेज में या फिर और भी डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं, वो जहाँ पे एक स्टूडेंट बॉडी परफेक्ट होती है, वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्टूडेंट की खुद की वॉइस होती है जो कि एक कंसोलिडेटेड व्यू उनका हो पाता है और वो उसको पुश कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है वहाँ से यहाँ में स्टूडेंट बॉडी का। तो इंडिपेंडेंस हर जगह होती है आपको, लेकिन वो डिग्री ऑफ पावर आप एक्सरसाइज कैसे कर पाते हो, वो रिसोर्सेज कैसे मिल पाती है आपको, वो वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि वहाँ पे वॉइस एक है। एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटीफुली। आपने खुद समझा लाइक व्हेन यू सॉ इट लाइक फ्रॉम हिज वर्ड्स कि जस्ट वहाँ पे एक स्टूडेंट बॉडी होने की वजह से वो अपने एड्रेस को कितनी आसानी से रख पाते हैं आगे। तो इस मामले में NUJS आपके हिसाब से इज अ बेटर कॉलेज व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक लाइक फ्रीडम, व्हेन इट कम्स टू लाइक कंपेयरिंग टू RML। ओके, आई एग्री। सर, जैसे आपने भी कहा आपको आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेथार्जिक लगता है, बट ऑब्वियसली लाइक ही इज फ्रॉम लाइक व्हाट the third best law school in the country, and still he's saying that. And every college, like even if we talk about someone from like, we will bring them also like at this level of platform. हम लोग आपको जस्ट प्रॉमिस नहीं करते, हम डिलीवर करते हैं। मैं बोलता भी हूँ तो हम आपको कई सारे लोग जो नालसार से हैं, NLS से हैं, उनको भी लेके आएंगे। आप उनसे भी देखिएगा तो उनका भी एक ही ऑप्शन रहता है कि यार हमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं लगता। आप किसी भी कॉलेज पहुँच जाइए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं लगता बच्चों को। सर, अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए ये तो कॉलेज की बात हो गई। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ यार, अब मैं कॉलेज में रहूँगा, ठीक है। जैसे आई वेंट टू माई कॉलेज, मैंने सोचा कि यार अब कॉलेज में ही रहूँगा। बट कॉलेज में क्या होता है ना कि जैसे कॉलेज में आप रहते हैं पर सिटी में भी रहते हैं। एक सिटी जिसका कॉलेज बना उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपके ऊपर। जैसे अब ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम अयोध्या, UP, तो आपको लखनऊ तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। बट अगर हम लोग ऑब्वियसली एक फ्रॉम नॉर्मल व्यू पॉइंट पूछें, जैसे हमारा जो पॉडकास्ट देखेंगे वो बेसिकली जुडिशरी एस्पिरेंट भी देखेंगे, वो क्लैट PG एस्पिरेंट देखेंगे, क्लैट UG एस्पिरेंट्स देखेंगे, इनफैक्ट अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के एस्पिरेंट्स भी देखेंगे। तो अब मैं उनके लिए बात करता हूँ। जब तो आप ऑब्वियसली जब समझेंगे कि यार एक इंसान जब अलग अलग तरीके का एस्पिरेंट होता है, तो कोलकाता इज़ अ वेरी डिफरेंट सिटी and Lucknow is a very different city. So when we talk about the difference in city, that what effect it lays on you as an aspirant, like एक कोलकाता किसके लिए बेस्ट है फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट? अगर हम लोग इसको नैरो डाउन भी कर लेते हैं फ्रॉम जुडिशरी एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एकेडमिक्स इंटरेस्ट एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और फ्रॉम कॉर्पोरेट एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा सेट आपके से बेटर, लाइक लखनऊ और कोलकाता? मैं इसको पहले सिटी वाइज आंसर करता हूँ, फिर कॉर्पोरेट और इसमें आऊँगा। तो पहले मैं पहले कैवियाट दे दूं आपके व्यूअर्स को कि मैं यूपी से हूं, तो ज़रूर मेरा एक बायस होगा, क्योंकि मुझे मैं यहाँ पे रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, तो मुझे ये जगह ही ज़्यादा समझ में आती है। आप जब फर्स्ट टाइम कोलकाता जाओगे, स्पेशली समवन फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, तो आपको ज़रूर एक थोड़ा सा कल्चरल शॉक ज़रूर लगेगा। इनसाइड दैट 5 एकड़ कैंपस लाइफ डिफरेंट है, और आउटसाइड दैट 5 एकड़ कैंपस आप 5 एकड़ के कैंपस में कन्फाइन होकर नहीं रह सकते। आपको एक अच्छी चीज़ ये है कोलकाता की कि NUJS की, कि भले वो कैंपस छोटा है लेकिन वो सिटी के बीच में है, जो कि लग्जरी बहुत कम लोगों के पास होती है। बहुत सारे लॉ कॉलेजेस शहर के बहुत बाहर हैं, तो आपको वहाँ पे 2 या 3 साल का कोर्स नहीं करना है, 5 साल का कोर्स करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जहाँ पे आप जा रहे हैं, स्पेशली UG के लिए, UG के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं आपका उस कैंपस में, उस कॉलेज में मन लगना ज़रूरी है। तो क्या वो इतनी, तो मेरे हिसाब से
लाइफ इन लखनऊ ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा एक आप बाहर जाते हो कलकत्ता जैसी सिटी में तो कल्चरल शॉक भी होता है, क्योंकि वो हिंदी बेल्ट से अलग है। आप जब बाहर जाते हो आपको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये पूरा सब्जेक्टिव है कि आप उस कल्चरल शॉक को कैसे लेते हो। बहुत लोग दे आर इन फॉर द न्यू एक्सपीरियंसेस, कि मैं नई सिटी जा रहा हूँ, मैं नए लोगों से मिलूंगा, मैं नए एक्सपीरियंसेस को करूँगा, तो उनके लिए वो दे टेक इट एज अ चैलेंज और दे टेक इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि होम सिक हैं, हाँ, जो कि मैं अपने कॉलेज में इसीलिए था कि मैं होम सिक हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, यहाँ से वहाँ जाना और उस लाइफ में सेटल इन होना, ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल है, मैं कहता हूँ बस थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, आपको कई चीज़ों के लोग एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट होंगी और होंगी। तो पीजी वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बाय द टाइम यू आर डूइंग योर पीजी यू हैव ऑलरेडी स्पेंड 5 years ऑफ योर करियर इन यूजी, तो आप या फिर 3 years प्लस 3 year आप कर चुके हो, तब आप पीजी करते हो, तो आप पीजी वाले बच्चे फिर भी एक डिग्री ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है। और क्लैट आजकल इतनी अच्छी कोचिंग हो रही है सच एज योरसेल्फ, तो वो आजकल बहुत कम एज में बच्चे सिटी से जब बाहर जाते हैं, अच्छी सिटी में जाते हैं, फिर एनयूजेएस या फिर एनएलयूज का माहौल देखते हैं, तो कभी कभी ओवरवेलम हो जाते हैं। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि सिटी वाइज मुझे लखनऊ ज़्यादा थोड़ा बेटर लगता है आसपास, क्योंकि एक वेजिटेरियंस के लिए और क्या कहते हैं नॉर्थ इंडियन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के लिए जो कि कोर से आता है, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बहुत लोगों को इजी भी होगा, ये प्योरली सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, मेरे लिए डिफिकल्ट था, बाकी आप अपने लिए जज आप हो। लेकिन क्या ये इतना बड़ा फैक्टर है कि आप सिटी को एक क्या कहते हैं एक पॉइंट बना के आप लखनऊ जाना चाहो और क्या कहते हैं एनयूजीएस ना जाना चाहो, स्पेशली इन यूजी, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू मेक। लाइफ में आपको एक बार कॉलेज करना है और आपको ये होना चाहिए, स्पेशली इन यूजी, क्योंकि आपको 5 साल वहाँ बिताना है, तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट कॉलेज। जैसे आपने मेरे इंटरव्यू में बताया था कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में यहाँ पे था, मैं चाहता तो फिर यहाँ पे अपना स्टेटस को मेंटेन करके अच्छा खासा एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकता था और अपने लोग अपने शहर में रहता और यहाँ पे। लेकिन आपको मैं उतना एम्फेसाइज आपको मैं शायद कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो आपको 5 साल एक कॉलेज में बिताना है, तो ये बहुत बड़ी डील होती है, आपको हाफ डेकेड वहाँ पे बिताना है। तो ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे कम से कम आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। एकेडमिक्स तो बहुत दूसरी चीज़ है, कॉर्पोरेट होता है, जुडिशरी होती है, कुछ भी होता है, वो एट द एंड ऑफ द डे वो आप करते हो, ठीक है, लेकिन एक इन्वायरमेंट होता है कॉलेज का, एक आपके कॉलेज, आप जैसे हमारे कॉलेज में बहुत फेमस सेइंग थी कि दिस एनयूजीएस इज नॉट कॉलेज ऑफ 5 acres, इट इज़ फैमिली ऑफ 500 people। उसमें क्या मतलब है उसका कि आप जब ऊपर से 6th फ्लोर से आप नीचे जाते हो और अब केवल 5 एकड़ का वो कैंपस में चक्कर मारते हो, तो आप वहाँ पे कम से कम 100-150 लोगों को बात करते हुए देखते हो, आप सुनते हो क्या बोल रहे हैं, लैपटॉप लगे कोई बैठा है, बहुत डायनेमिक, क्योंकि छोटा कॉलेज है ना, आपको कहीं बच्चे स्केयर्स नहीं दिखेंगे, दूर नहीं दिखेंगे, आपको सब एक जगह पे झुंड बना के, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स है वहाँ पे, तो आप सबकी पार्ट ऑफ लाइफ है, आप सबको रोज देखते हो। सर का बेसिकली कहना यहाँ पे ये है, सर का आपने कहा सर ने कि भाई यहाँ पे दोनों एडवांटेजेस हैं। हाँ। आप जैसे यूजी में व्हेन यू आर गोइंग, आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज चुनिए, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द बेस्ट कॉलेज आपकी ग्रोथ के लिए एक डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है एनएलयूज में और नॉन एनएलयूज में, कि आप सबसे पहले आप ये देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से बीएचयू है, एलयू है, तो आपको मैक्सिमम जो टारगेटेड ऑडियंस होगी वो आपके हिंदी बेल्ट की होगी, क्योंकि बीएचयू का पेपर एक कर्नाटक का लड़का नहीं देने आएगा, वो अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज का पेपर देगा, वो नहीं आएगा। तो वो ना चाहते हुए भी एक थोड़ा होमोजेनिटी आ जाती है। हाँ, लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये होती है कि कैसे आप डिफरेंट लोगों से बात कर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप एक अगर बीटेक करना चाहो तो शायद बीएचयू भी वही प्रोवाइड कर देगा आपको, जो कि एक आईटी, अगर आपके प्रोफेसर अच्छे हैं तो। लेकिन आप लॉ में ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ जाओगे, आप साउथ इंडियन से मिलोगे, आप नॉर्थ ईस्ट से लोगों से मिलोगे, तो आपका एक ना चाहते हुए भी एक दायरा डेवलप होता है, आपका एक्सपोजर बनता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ जाओगे, शायद आप मैं क्योंकि छोटे हैं, 17-18 ईयर्स के हैं अभी, वो स्कूल से निकले होंगे, स्कूल्स में हम सब कैसे होते हैं, बहुत रैश होते हैं, लेकिन आप वहाँ जाओगे, आपको ट्रांस पीपल मिलेंगे, एलजीबीटी मिलेंगे, जिससे आप सिर्फ पढ़ते थे, आप वहाँ पे उनसे बात करोगे, आप उनको देखोगे कि वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है आपसे। तो एक चीज़ जो कि आपका पढ़ना सिर्फ किताबों में पढ़ना और सामने से एक्सपोजर लेना, ये दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू। तो वो होमोजेनिटी यहाँ पे मिल जाती है, वही आपकी सोच का दायरा बढ़ जाता है। हाँ, आपका सोच का दायरा बढ़ जाता है, इसलिए एनएलयूज बेटर सुपीरियर, नहीं ऑब्वियसली आप प्रेफर करते हैं सुपीरियर। मैंने इसलिए बोला कि इन्हीं रीजंस की वजह से, जैसे सर ने बोला कि, और मेरे ओपिनियन में सर, अगर कोई इंसान को एकेडमिक्स करना है या किसी को जुडिशरी में जाना है, मैंने एक वीडियो बनाया भी है एनएलयू टैग कितना मैटर करता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिवली सर आप और आपके ऐसे कई सारे लोगों से मैंने बात करी, उसके बाद मैंने ये चीज़ बोली। तो जब मैंने ये ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ के बारे में बात करी, तो मैंने यही बोला कि आपको जो करना है आप एट द एंड कहीं से भी कर लोगे, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। बस एनएलयू में आपको एक पेडेस्टल, एक ग्रोथ का ऑप्शन मिल जाता है, जो शायद आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ना मिले।
बट हाँ ऑब्वियसली आपको एक सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलें सर आपके हिसाब से कोई फर्क पड़ेगा लाइक अगर कोई इंसान को जिंदगी में एकेडमिक्स में जाना है कॉर्प में जाना है या लिटिगेशन की सिटी का फर्क पड़ेगा सिटी का फर्क पड़ता है थोड़ा होता है क्योंकि इफ यू कंपेयर कोलकाता एंड लखनऊ और कलकत्ता या फिर आप किसी भी मेट्रो सिटी को कर लो, आप NLUD को ले लो और या फिर आप मुंबई के NLU को ले लो, किसी को भी आप ले लो, तो अगर कोई सिटी जो कि मेट्रो सिटी कोई एक ऐसा NLU जो कि मेट्रो सिटी में है या फिर बड़ी सिटी में है तो आप कॉलेज के साथ में इंटर्नशिप कर सकते हो। ऐसे आपको क्या होता है जैसे NUJS में क्या था कि आपका सेमेस्टर चलता था, फिर आपको अक्टूबर में एक ब्रेक मिलता था यहाँ पे 1 महीने का जिसमें बच्चे इंटर्नशिप पे जाते थे और उसके बाद फिर आप नवंबर में आपको पेपर्स होते थे, दिसंबर से फिर से सेशन शुरू होता था और लास्ट में फिर सेकंड में मई और जून में आपको दो मंथ की छुट्टी मिलती थी जिसमें बच्चे इंटर्नशिप करने आते थे। लेकिन जो बच्चे NUJS मतलब वहाँ पे NUJS में कोलकाता के हैं या फिर आप दिल्ली में मान लो हो, आप NLUD में हो तो आप साथ में भी इंटर्नशिप कर सकते हो। लखनऊ में हो, लखनऊ में आपको क्योंकि फर्म फैसिलिटी अभी यहाँ पे उतनी नहीं है तो आप यहाँ पे साथ में कर नहीं सकते, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप साथ में नहीं कर सकते। फिर आपको NLU टैग का थोड़ा सा मैटर इसलिए करता है क्योंकि जब आप किसी फर्म पे अप्लाई करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको फर्म स्ट्रेट ओवर तो आपको Tier 1 फर्म में इंटर्नशिप मिलती नहीं है, आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। आप शुरू में थोड़ा सा एकेडमिक में अपनी CV डेवलप करते हो, उसके बाद फिर आप छोटी छोटी जगहों पे इंटर्नशिप करते हो, NGOs में करते हो, डिफरेंट लिटिगेशन चैम्बर्स में करते हो, उसके बाद फिर आपकी रैंक थोड़ी इंप्रूव होती है, फिर आप जाते हो, फिर आप किसी Tier 3 में अप्लाई करते हो, Tier 2 में अप्लाई करते हो, फिर Tier 1 में अप्लाई करते हो। और अगर आपको कॉर्पोरेट अच्छा Tier 1 प्लेसमेंट चाहिए होता है जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों का ड्रीम प्लेसमेंट होता है, तो आपको इसके लिए कम से कम 2 Tier 1 3 Tier 1 प्लेसमेंट्स करनी होती है। तो ये आपको तो इस पे आपको सिटी का बहुत मैटर करता है क्योंकि जो मैक्सिमम जो लॉ फर्म्स हैं वो मुंबई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, लखनऊ में नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे हो तो आप उस जो जैसे आप अक्टूबर वहाँ NUJS में, अब मैं बाहर का अगर हूँ तो मैं सिर्फ मुझे अगर बाहर इंटर्नशिप करनी है कलकत्ता के बाहर तो मैं सिर्फ अक्टूबर में कर सकता हूँ या फिर जून जुलाई में कर सकता हूँ, या तो फिर मैं रिमोट इंटर्नशिप कर सकता हूँ जो कि बस कहने को होती है, उतनी ज़्यादा खास नहीं होती है, मतलब खुद सो होती है। लेकिन आप ऐसे किसी एक साथ में एसोसिएट होकर किसी के साथ, और जैसे यहाँ पे मेरा जो दोस्त रहता है सार्थक, तो उसके जस्ट घर के बगल ट्राई लीगल है, तो उसका वो अगर वो NLUD में है, घर के बगल ट्राई लीगल है, तो सिटी बहुत डिपेंड, तो साथ में बहुत कुछ कर सकता है, वहाँ पे एक्सपोजर बढ़ जाता है चीज़ों का। बिल्कुल। तो सिटी वाइज आपका थोड़ा एफर्ट करता है, लेकिन क्या वो एफर्ट इतना बड़ा है कि आपको आपके ग्रोथ में कोई डिफिकल्टी होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप अपने काम को लेकर, कैटलिस्ट होता है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है वो, रॉ मटेरियल आप एट द एंड आपको खुद ही करना पड़ेगा, करना आपको खुद पड़ेगा। मैंने वीडियो में बोला था कि भाई देखिए, इफ़ यू आर फ्रॉम BHU, if you are from RGNUL, मैंने एग्जांपल लिए थे, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम नालसा और NUJS, अब परसेंटेज मैंने दिया था कि अगर NUJS के बच्चे को उस Tier 1 प्लेसमेंट के लिए शायद 15% मेहनत करनी पड़े, तो RGNUL और RML वाले को शायद से 40-45% करनी पड़ेगी, BHU वाले को शायद से 90% करनी पड़े। हाँ। पर पहुंच जाएंगे आप, पहुंच जाएंगे एट द एंड यू विल लैंड अप वेयर यू वांट टू गो, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत तो फिर NUJS वाला भी करेगा और मेहनत फिर BHU वाला भी करेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि वो मेहनत करे बिना वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपने काफ़ी अच्छा बोला है, एक सब्सटैंशिएट करते हुए, कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपने डिलेमा क्लियर करी। तो अगर हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे आई रिमेंबर NUJS के बारे में एक अक्सर लाइक मैं अनोनिमस प्लेटफॉर्म्स पे कहते हैं मतलब देखता हूँ, चाहे रेडिट हो गया, कहीं पे भी हो गया, कोरा हो गया, तो मैं उस पर देखता हूँ कि NUJS के इंफ्रा के बारे में बहुत बात होती है कि NUJS का इंफ्रा इज लाइक सॉर्ट ऑफ अ हॉरर काइंड ऑफ थिंग, कि वहाँ पे लाइक जब बारिश वगैरह होती है या बाढ़ आती है तो हॉस्टल में पानी भर जाता है, एंड फॉर फर्स्ट ईयर्स दे हैव टू स्टे इन लाइक वार्डन्स फ्लैट और समथिंग लाइक दैट, डॉर्म होते हैं, और इंफ्रा मतलब बहुत अच्छा नहीं है, बहुत वेल डेवलप्ड नहीं है। तो सर क्या आपको 5 साल में वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ इंफ्रा? हाँ, तो कैंपस छोटा है, नो डाउट छोटा है, तो आपका सिर्फ वो 5 एकड़ का ही कैंपस है। बहुत लोगों के स्कूल इससे बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी हमारी NUJS यूनिवर्सिटी है उससे बड़े स्कूल होते हैं। और फर्स्ट ईयर में हम लोग वार्डन्स फ्लैट में थे क्योंकि वहाँ पे एंटी रैगिंग पॉलिसी आ गई थी, जो हर जगह ही होती है एंटी रैगिंग पॉलिसी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट लेवल इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। तो वो ट्राई करते हैं कि जो सेकेंड ईयर से 5th ईयर तक के बच्चे रहते हैं उनसे आप अलग रहें। तो उन्होंने क्या किया, वार्डन्स फ्लैट को खाली करा रखा है, वो बच्चों के लिए है। तो हम जहाँ पे पहले वार्डन्स फ्लैट है, स्टाफ क्वार्टर्स थे, तो उनको खाली करा के फर्स्ट ईयर्स के बच्चों को वहाँ रखा जाता है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में चला जा रहा हूँ, शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में जब होते हो तो स्टाफ क्वार्टर की जो बिल्डिंग है उसमें थोड़ा सा बेसमेंट थोड़ा हल्का सा वो सर्फेस के नीचे है। तो हाँ, फर्स्ट ईयर में पानी जब बहुत बारिश, तो कलकत्ता में बारिश होती है, ठीक ठाक बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मानसून रोज़ दिन में एक बार तो बारिश होगी, कब धूप निकलेगी कब बारिश होगी आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा सा वेदर से जल्दी सीख होते हो तो आपके लिए
बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि तुरंत धूप निकलती है, तुरंत हवा चलती है, तुरंत बारिश होती है, लंदन की तरह है इस चीज़ में, बस साफ सफाई उतनी नहीं है। तो हाँ, उसके बाद फिर क्या कह रहा था, कि इंफ्रा में क्या हाँ दिक्कत इंफ्रा है? में तो फर्स्ट ईयर में आपको पानी भर जाता है। आपके हॉस्टल्स में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हॉस्टल्स थोड़ा सा लेवल अप में बने हुए हैं, हाँ आपकी लखोची की तरह लेवल अप में बने हुए हैं वो, तो जहाँ पे लेवल अप होता है वहाँ दिक्कत नहीं होती। हाँ। तो हाँ, तो वो ऊपर वो उसमें फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ी सी इशू फेस होता है, लेकिन कैंपस में पानी जब भर जाता है तो आपको मोबिलिटी में तो दिक्कत आती ही आती है। हाँ वो, और काफ़ी मुझे फर्स्ट ईयर में मुझे दिक्कत आई थी, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में तो इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन वो पार्ट ऑफ योर लाइफ है, आपको क्या कहते हैं फेस करना ही पड़ेगा। और कैंपस में और भी चीज़ें, जैसे डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल नहीं है, एक ही हॉस्टल है, वो 6 फ्लोर है, उस पर लिफ्ट है प्रॉपर, लेकिन 2 लिफ्ट है, 500 बच्चे एक जगह पे रहते हैं, या फिर आप वेट करो या फिर आप 6 फ्लोर से नीचे आओ, साफ सीधी बात। It gives you a move, like chance to move more, be physically active. हाँ मतलब पीपल इन लॉ कॉलेज आर नॉट, बीइंग फिजिकली एक्टिव इज नॉट देयर फोर्टे काइंड ऑफ स्टफ। हाँ, दे आर वेरी अनफिट पीपल, द मोस्ट अनफिट पीपल आई हैव सीन अराउंड, आई फाउंड देम इन लॉ स्कूल ओनली। तो हाँ, तो उनके लिए मतलब उनके लिए इशू होता है, फिर वो मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी होता है कि आपको college life? कॉलेज लाइफ। And you like I have heard like currently Invicta चल रहा था वहाँ पे, and उसके अलावा like Invicta Outlawed, and in RML also there is a fest. तो आप like college life of obviously we know NLUs की college life जो होती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड लोकल कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट होती है। तो आपके हिसाब से सर, जैसे आप अभी वहाँ पे रहे हो 5 साल, अभी RML में हो, तो आपको क्या लाइक एक वाइब्रेंसी का कुछ फ़र्क दिखा, लाइक वो क्या दिखा कि कितनी लाइफ वाइब्रेंट है? लाइक आपको अगर इंसान को लाइक अगर देखिए ऑब्वियसली पढ़ने सब जाते हैं, पर पढ़ने के बाद इंसान को चिल भी मारना होता है। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, देखिए ये इसमें मैं NUJ से UG किया था और मेरा LLM से PG है, मतलब कर रहा हूँ मैं अभी करंटली हूँ। तो UG की लाइफ को PG की लाइफ से शायद कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप जब आप UG में होते हो किसी एक जगह पे, तो आपका डिफरेंट स्कोप, डिफरेंट आप थॉट प्रोसेस से जाते हो, आप कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने जाते हो। सबसे पहले आप जाते हो देखने की लॉ क्या होता है, लॉ की फील्ड क्या होती है, आपको पता नहीं होता आप करोगे क्या, तो आप वहाँ पे जाके फिगर आउट करने की कोशिश करते हो, तो वो आपका सोच डिफरेंट होती है। आप जब PG में आते हो तो आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि आप सेटल होने के कगार पे होते हो, आप ट्राई करते हो। तो अब शायद वाइब्रेंसी मुझे NUJS में इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि मैंने 5 साल वहाँ बिताए हैं अपने उस फेज़ में। शायद अगर मैं 5 साल अगर यहाँ पे बिताता इस फेज़ में, तो मैं शायद ज़्यादा बेटर कंपेयर कर पाता। ऐसे तो मैं रूम से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, NUJS में ज़्यादा एक्टिव था, मैं ज़्यादा बाहर निकलता था, मैं देखता था वाइब्रेंसी, तो वाइब्रेंसी में कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आप डायनेमिक है, आपको फ्रीडम, वही कह रहा हूँ, फ्रीडम है इन गुड सेंस इन बैड सेंस ऑल्सो। आपको हर चीज़ जो आप करना चाहते हो उस 5 एकड़ के कैंपस में वो हर चीज़ आपको मिलेगी। मैं आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बता रहा था कि मतलब अगर आप मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपके कॉलेजेस आपके बंद आता है, मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर 9-10 बजे तक बंद हो जाएगा। NUJS में बच्चे नहीं बंद होने देते। 5 एकड़ का अगर वो है तो उसकी पूरी फैसिलिटी हम पूरे टाइम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कुछ बदमाशी नहीं कर रहे हो वहाँ पे तो हाँ, तो अगर आप एडमिन को नाराज़ नहीं करते हो चीज़ों से, उनकी बहुत नाराज़ हो भी जाती है, 2 ही 4 दिन होती है, क्योंकि फिर बच्चे उसको खुलवा ही लेते हैं, उनका राइट है वो। तो वो क्या कहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी और कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के बावजूद, मतलब कम होने के बावजूद, इतना आपके पास इनफ मटेरियल होता है, जिम फ्री है, और आसपास आप सिटी में होते हो, तो अगर जो चीज़ वहाँ पे नहीं है वो आप आसपास जाके कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 20 किलोमीटर दूर जाना है। स्विमिंग पूल चाहिए जस्ट बगल में है, जिम अच्छी चाहिए जस्ट बगल में है, कोई अच्छी कोचिंग चाहिए जस्ट बगल में है। तो वो एक आप सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में रह रहे हो, एकदम जहाँ पे आपके आसपास विधान नगर सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में आप रह रहे हो, वहाँ पे आपके सारे गवर्नमेंट हाउसेज हैं, सारे बाहर एम्बेसीज, सब कुछ वहीं पे है आपका, सिक्किम हाउस, मणिपुर हाउस, मेघालय हाउस, सब आपके आसपास ही हैं। तो बहुत ही पॉश और अच्छा इलाका है, सेफ है, सब कुछ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन उस पर था कि क्या कहते हैं आपकी लाइफ कैसे वहाँ पे डिफरेंट है, तो शायद मैं इसका आंसर को अप्रोप्रिएट तरीके से आंसर ना कर पाऊँ, क्योंकि वो लाइफ जो मैंने NUJS में 5 ईयर में बिताई है, वो मैं शायद यहाँ पे कुछ महीने रह के मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि 5 ईयर में अगर मैं होता तो मैं शायद ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करता। मैं कॉलेज के फेस्ट, जैसे अभी यहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट चल रहा है, तो अब मैं वहाँ पे पार्ट नहीं लिया हूँ उसमें, मैं या फिर उसको एक्टिवली बैठ के देख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस टाइम करियर गोल्स डिफरेंट है, तो वो शायद मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि NUJS में बहुत अच्छा है, जो भी आपका फेस्ट जितने होते हैं, बाहर से बच्चे आते हैं, वो सब अच्छा है। ये आप नहीं सोच सकते कि 5 एकड़ में वो इतना यूटिलाइज उसे कर लेते हैं ना, वो इतना। हाँ, 2 कॉलेजेस हैं उनकी काफ़ी कम्पीट करते हैं आपस में। जैसे हम बात करते हैं NLU जोधपुर की, ऑफन पीपल गेट कंफ्यूज कि हम NLU जोधपुर जाएं कि हम NUJS जाएं। जब NLU जोधपुर की बात होती है तो NLU जोधपुर के लिए, जैसे जो हमारे MD सर हैं, CEO सर, वो भी जोधपुर से ही, NLU जोधपुर से,
सो ही टोल्ड मी कि वहाँ पे बहुत अच्छी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं. लाइक NLU जोधपुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर पीपल हु आर स्पोर्ट एंथुसियास्ट. तो NLU जोधपुर के कंपैरिजन में उसके ऑब्वियसली कंपैरिजन में NUJS रहता है. तो NUJS को जब आप रखते हो तो NUJS एक छोटा कैंपस है. फॉर स्पोर्टिंग आप कैसे मैनेज करते हो? नहीं, स्पोर्टिंग आप मैं बहुत क्लियर कट आपके ऑडियंस को बता दूं कि अगर आप स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो यू शुड नॉट कंसिडर NUJS. आपको उसको नीचे रखना चाहिए क्योंकि छोटा कैंपस होने के कारण आपका वहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन ये सब चीज़ आपको नहीं मिलेगी. इंडोर में आपका एक रेक रूम होता है वहाँ पे जिसमें केवल फुटबॉल टेबल पड़ी होती है, आपके क्या कहते हैं पिन बॉल्स हैं और क्या कहते हैं टेबल टेनिस है, ये सब है. लेकिन आप आउटडोर स्पोर्ट्स में अगर बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट और आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू शुड कंसिडर गोइंग टू सम अदर कॉलेज. यू शुड इवन कंसिडर गोइंग टू RML ऑल्सो बिकॉज RML इन द जो बहुत कम टाइम जो मैं यहाँ पे रहा हूँ उसमें मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिव. हाँ, स्पोर्ट्स लाइक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी थी. तो ये है कि अगर आपको लाइक स्पोर्टिंग आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको स्पोर्ट्स के बिना नहीं रह सकते हो, तो प्लेसमेंट्स वगैरह कुछ खास फर्क नहीं है. आप NLU भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यहाँ पे मैं शायद थोड़ा सा ऑफेंस ले लूँ कि प्लेसमेंट में डिफरेंस है. NUJS से प्लेसमेंट में डिफरेंस है. सबको अच्छा लगता है कॉलेज. चलो ठीक है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ आप NLU प्रेफर कर सकते हो. आपको एट द एंड जहाँ पहुँचना है पहुँच जाओगे, बट स्टिल बहुत अच्छा है NLU भी. चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, अगली बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे हम लोगों ने अब तक तो कॉलेजेस की बात की, इन कॉलेज के एंट्रेंस की बात करते हैं. When you talk about the CLAT examination, Common Law Entrance Test. So Common Law Entrance Test आपने UG हो चाहे PG हो दोनों ही एस किए हैं, तभी आप इतने अच्छे कॉलेजेस में हैं. अब मेरा आपसे सर एक सवाल है. When we talk about CLAT PG and CLAT UG, आपको क्या लगता है सर कि क्या डिफरेंस है दोनों की प्रिपरेशन में? क्या एक बच्चे का मनोस्थिति होती है उस समय, क्या उसका माइंडसेट होता है उन दोनों पेपर में, और क्या माइंडसेट डिमांड करता है एक बच्चे से? क्योंकि CLAT PG इज अ वेरी डिफरेंट एग्जामिनेशन. आई हैव आल्सो गिवन एंड क्वालिफाइड बोथ, एंड CLAT UG इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन. तो आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है? ट्रू ये तो बात सही है. CLAT UG और CLAT PG में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है. तो CLAT UG में एक आपसे डिफरेंट तरह की चीज़ें डिमांडेड होती हैं, क्योंकि मैंने अपना CLAT 2019 में दिया था, उन दोनों ने दिया था बैक इन 2019. तो पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में शायद अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया भी नहीं होगा. लेकिन CLAT UG में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इन सब पे भी ध्यान देना होता है. साथ में फिर आपको GK पढ़ना होता है, फिर आपको लीगल का थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको लॉयर उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें लॉयर बनाना होता है. लेकिन आपको वो देखते हैं कि लीगल एक्यूमेंट आपका डेवलप है कि मतलब लीगल एक्यूमेंट थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं आपसे. वो देखना चाहते हैं कि आप लॉ स्कूल में इंडक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. तो उसकी डिमांड बहुत डिफरेंट होती है. और आप जब CLAT UG की तैयारी करते हो तो आप फ्रेश कॉलेज से आए रहे होते हो, तो वो आपके अंदर चार्म बहुत डिफरेंट होता है. और आप बहुत एनर्जी होती है आपके अंदर, आप बहुत एंथुजियास्टिकली पेपर को क्या कहते हैं अप्रोच कर पाते हो. CLAT PG में ऐसा नहीं होता. CLAT PG थोड़ा डिफरेंट बॉल. लेकिन मेरा फेवरेट आज तक का जो मैंने पेपर दिया वो मेरा CLAT PG है. मुझे लगता है इंडिया में जो पेपर सेट होने चाहिए वो CLAT PG के पैटर्न से होने चाहिए. भले CLAT कंसोर्शियम बहुत ही उसको गलत तरीके से कंडक्ट कराता है, अच्छे तरीके से नहीं करा पाता, प्रोफेशनल तरीके से. ऐसा कुछ खास मैसअप नहीं किया उन्होंने. लेकिन मैंने सुना है कि लास्ट ईयर के उन्होंने क्वेश्चंस सेम टू सेम उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया. एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट किया, इसलिए थोड़ी कट ऑफ भी ऊपर चली गई थी. इसलिए मैंने पेपर बहुत ज़्यादा दिन से देखा नहीं, इसलिए मैं कमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मैंने जितना रिव्यूज़ देखे उसमें देखा है. तो CLAT UPG में क्या होता है कि अगर आपने 5 साल अच्छा बिताया है, 5 साल आपने पढ़ाई की है, मतलब पढ़ाई इन द सेंस कि आपने याद नहीं की है चीज़ों को, आपने लॉ को एब्जॉर्व किया है. जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर मैंने एक चैनल पे वीडियो बनाई थी अबाउट क्रिमिनल लॉ. तो उस वीडियो के सर आपने मुझे रिव्यू दिया था. आपने कहा था कि बिल्कुल सही चीज़ बोली आपने. ये मैंने कहा कि जब मैंने आपको भेजी थी तो वो जब मैं देखा था उस वीडियो को, जब मैं उस वीडियो के बारे में बना रहा तो मुझे थोड़ा सा इनिशियल डाउट था कि यार ये कहीं से बहुत ही मतलब होता ना कि कॉन्डिसेंडिंग टोन की ना लगे, गलत ना लगे, किसी में नीचा तो नहीं दिखा रहा हूँ. पर जब मैंने उसके अंदर जो बात बोली सर, वो सब्सटेंस इंपॉर्टेंट था. मैंने कहा CLAT PG इज अ पेपर, इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन. रोड लर्निंग का पेपर नहीं है. आपको एनालाइज करना है, लीगल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. एंड आप भी सर अभी यही बोल रहे हो कि आपने 5 साल रटा नहीं है, समझा है और चीज़ों को अब्जॉर्ब किया है. तो वो चीज़ हमने अपने चैनल पे भी कवर करने की कोशिश करी थी, दैट रटना इज नॉट द वे टू डू थिंग्स. हाँ नहीं, CLAT PG में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका क्या होता है कि जैसे अगर आपने मान लीजिए अपने कॉलेज में पढ़ाई की अच्छी और आपने पी है, आपने सब्जेक्ट्स को जाना है, तो हमारे जैसे NUJS में सबसे अच्छी चीज़ थी कि वहाँ पे जो पैटर्न था, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते वहाँ पे चीज़ों को, वहाँ पे केस लॉ वाइज पढ़ाते हैं. केस लॉ बेस्ड स्टडीज़ होती हैं वहाँ पे. तो आपको सेमेस्टर की शुरुआत में एक सामने प्रोफेसर कम से कम 200-300
केस लिस्ट दे देगा और वो केस को कवर करता है उसमें। तो आप एक सब्जेक्ट के टोन से डेवलप हो जाते हो, टोन से वाकिफ़ हो जाते हो कि सब्जेक्ट, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं थोड़ा सा एग्जॉस्टिव शायद हो जाएगा, लेकिन जैसे आप सीआरपीसी जब पढ़ते हो, सीआरपीसी जब आप, या फिर आप बीएनएस पढ़ रहे हो इस टाइम, तो वो प्रोसीजरल लॉ है। तो प्रोसीजरल लॉ में आप क्लाइट यूजी अगर आप दे रहे हो, मान लीजिए अगर बीएनएस क्लाइट यूजी में आना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन 550 में क्या दिया, 51 में क्या दिया, 52 में क्या दिया, ऐसे आपको याद होना चाहिए, अरेस्ट कहाँ पे, ऐसा क्या है। लेकिन अगर आप क्लाइट पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजरल लॉ सब्सटैंटिव लॉ के अंडर होता है। इट इज हैंड मेड इनटू जस्टिस, इट इज नॉट इन जस्टिस इटसेल्फ। तो प्रोसीजरल लॉ को टिल्ट किया जा सकता है। तो मुझे याद है जब मैंने क्लाइट पीजी दिया था, तो उसमें एक केस आया था, डेथ पेनल्टी का केस था, मुझे केस भी नहीं याद है, लेकिन उसमें मुझे, क्योंकि क्रिमिनल लॉ की एसेंस मालूम है, उसमें मे को कोर्ट कभी भी शैल पढ़ सकता है। मतलब जब जैसे आप बेन एक्ट में अगर मे लिखा है, तो आई गेस इट वाज बिल्किस बानो केस। तो उसी का एग्जांपल लेके मैंने अपने वीडियो में समझाया था कि आप इन वीडियोस को देखिए, इसमें एक क्वेश्चन था, प्रिजम्पशन आर लाइक बैट्स, कि वो सनशाइन जो होती है उसमें एकदम गायब हो जाते हैं, और ट्वाइलाइट में कहते हैं जो डाउट की, उसमें वो उड़ते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, जैसे आप सेक्शन 9 टीआईपी की थ्योरीज कॉन्सिमिनेट हो रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप रट के कहाँ तक जा सकते हो? यू कांट। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप रट, जैसे मेरा अगर गुड लक है, मैंने बिल्किस बानो केस पढ़ रखा है, तो अच्छा है, फिर तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। लेकिन मान लीजिए, जो कि बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, क्योंकि केस लॉ बेस्ड ही आता है पूरा क्लाइट पीजी का पेपर, तो अगर आपको एक सब्जेक्ट के एसेंस का पता है, तो आपको ये ऊपर पैसेज जो आपको मिलता है ना, उस, ये पहली बात तो मैं क्लाइट पीजी जो भी आपके एस्पिरेंट्स उनको ये बता दूँ कि क्लाइट पीजी के जो पैसेजेस मोस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइमर्स गलती करते हैं, उसको अनसीन पैसेज समझते हैं, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं। उसमें वो सोचते हैं कि मैं अपने क्वेश्चन के आंसर्स इसमें से ढूंढ लूंगा। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, आपको कभी नहीं करना चाहिए। क्लाइट वो जो आपका पैराग्राफ होता है, वो आपको एक जजमेंट की टोन देता है, कि वो, मतलब आपको उससे ये गेस करना होता है कि जज का टोन क्या था इस सब्जेक्ट में, मतलब वो क्या कहना चाह रहा था, और फिर आपको गेस करना होता है कि अगर ये बात इसने लिखी है, तो इसने फेवर में रिस्पोंडेंट के दिया होगा या फेवर उसके अगेंस्ट में दिया होगा, क्योंकि उस रीजनिंग से आपको सब कुछ ध्यान देना होता है। अगर आप आगे चाहोगे तो मैं केस लॉ कैसे पढ़ना है, मैं ये भी आपको एक बार को ब्रीफली बता दूंगा कि केस आपको पढ़ना कैसे चाहिए, लगातार कैसे, मतलब जैसे शुरुआत में जो बच्चों को दिक्कत आती है कि क्योंकि बहुत जगहों पे केस लॉ में स्टडी होती नहीं है, तो उनको केस पढ़ने की आदत नहीं होती है। तो आपको अगर क्लाइट पीजी जैसे पेपर को क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। सर आपके हिसाब से, जैसे मैं अपने चैनल में जब मैं क्लाइट पीजी का जो हमारा चैनल है, तो मैं उस पर पहले नंबर पे, जैसे अभी तो मैं सारे के सारे केसेस, सारे के सारे केसेस कवर कर रहा हूँ एक एक करके। जैसे हमारे कोचिंग का क्या है ना, कि हम लोग मिक्सअप नहीं करते, वी डोंट मिक्सअप स्टफ। वी क्या करते हैं हम लोग कि हमारा क्लैट का यूजी का अलग चैनल है, आईपीएम का अलग चैनल है, सीयूईटी का अलग चैनल है, और क्लैट पीजी का एकदम डिफरेंट चैनल है। कि 45 मिनट कर दिया कि हाँ ये अलग 40 है, इसको अलग करते हैं, बच्चों को कन्फ्यूज़ नहीं करते हैं कि एक ही चैनल पर सब कुछ आएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं जो पढ़ाता हूँ, तो मैं एक एक केस कवर कर रहा हूँ। मैं इंपॉर्टेंट टॉप 10 जज मैंने 2023 से कवर किए, 22 से कवर करने मैंने शुरू किए हैं, और 25 के तो 40+ कवर कर रहा हूँ, और सबके मैं क्वेश्चन बना के ऑन क्लैट पीजी पैटर्न रोज ग्रुप में अपडेट भी करता हूँ। तो अब जब उस चीज़ में करता हूँ, तो मेरा सर ये रहता है कि गोल कि मैं ट्राई करूँ कि जितना हो सके जजमेंट को कवर कर सकूँ थॉरोली। क्योंकि मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि यार देखो, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो आप चाहे क्लैट यूजी हो चाहे पीजी हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपकी कितनी भी शार्प एक्यूमेन हो, अगर आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। नॉट लाइक आपको ऑल पैसेज पढ़ने होते हैं, बट कुछ पैसेज में पढ़ना होता है। लाइक इन 2026 देयर वाज अ पैसेज ऑफ जेरेमी बेंथम, वो पढ़ना था यूटिलिटेरियन थ्योरी के बारे में। उसके अलावा और कुछ पैसेज थे जो हम लोग को पढ़ने थे इंटरनेशनल लॉ के। तो आप अगर पढ़ ही नहीं पाओगे, आप कितने भी शार्प हो, आप भाई इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। हाँ बिल्कुल। 120 मिनट्स का पेपर है, उसमें आपके 20 मिनट्स तो बबलिंग में ही चले जाएंगे इधर उधर। 100 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 24 पैसेज आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन ईच। तो इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सर मैं क्या करता हूँ कि मैं जब बच्चों को, अगर जिनको ऐसे रीडिंग स्पीड को, तो मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ लो। जैसे हमारी कोचिंग रोज के रोज एक न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करती है, और आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आराम से। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ कि केस को तय से पढ़ूँ। लाइक आई कैन डू इट रियली सिंपली, कि मैं जाऊँ केस के बारे में बस एक नाम लिख दूँ, थोड़ा डिक्टम बता दूँ, इधर उधर की बातें कर दूँ और चला जाऊँ। सर मेरा अप्रोच रहता है कि मैं केस पढ़ाता हूँ, पहले तो उसकी बेंच बताता हूँ, और बताता हूँ किस केस की बेंच आपको याद रखनी चाहिए। लाइक फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेंच यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट कि डिसेंटिंग ओपिनियन किसका था, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन सबरीमाला केस डिसेंटिंग ओपिनियन किसका था, ऐसा क्वेश्चन आया था क्लैट पीजी में, इंदु मल्होत्रा था। हाँ, उसके अलावा आप देख लीजिए, आगे देखते हैं, तो उसके बाद मैं शुरू करता हूँ कि प्रोविजंस कौन से इन्वॉल्व थे, उसको क्या करके कवर करता हूँ। बैकग्राउंड समझाता हूँ, लाइक पूरा क्रोनोलॉजी कि अब तक क्या क्या हुआ इस केस में, कौन से केसेस रिफर्ड हुए जो इंपॉर्टेंट है, इधर उधर की केस नहीं। उसके अलावा
इश्यूज़ क्या थे, और फिर फाइनली और इशू को एक करके समझाता हूँ कि आप केस एकदम मन में बैठा लो। अगर आप नोट्स बनाओ तो आपका पूरी क्रोनोलॉजी से, मैं ऑब्वियसली मैं पंपिंग या पफिंग नहीं कर रहा हूँ फ्री फंड की, बट ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए। जैसे मैं सर एक चीज़ बिलीव करता हूँ, जैसे बहुत कोचिंग्स जो है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, दे डू अ थिंग कि वो जैसे ही कोई पेपर होता है, दे डू अ बिग लाइव स्ट्रीम सेशन एंड दे ट्राई कि देखो यार ये क्वेश्चन हमारे पेपर से आया, हमारे नोट से आया। आई गेस अगर आप उस एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हो और आपके नोट से नहीं आया तो क्या बात ही क्या हुई, आपके नोट्स तो आना ही आना चाहिए। तो मैंने जैसे सर एक बार कंपेयर किया, इस बार क्वेश्चन में एक AMU वर्सेस नरेश अग्रवाल केस आया था, अब वो मैंने पढ़ाया भी अभी रिसेंटली, उसका वीडियो भी अपलोड हुआ है। तो सर बस कंपेयरिंग दोस्त केसेस, यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, जैसे मैं पहले भाई बेंच बता दे रहा हूँ, बेंच बताने के बाद पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ कि कहाँ से 1920 से शुरू हुआ पूरा केस, हल्के हल्के पॉइंट्स में। उसके बाद मैंने इश्यूज़ बता दिए, इश्यूज़ को अच्छे से कवर किया कि क्या इशू बने थे, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट दोनों साइड के बताए, फिर प्रोविजन बताया, फिर जजमेंट बता दिया और डिसेंट बता दिया। इतना बता के जब मैंने उसको क्वेश्चंस लगाने बैठा, मैं खुद अपना केस पढ़ के क्वेश्चन लगाने बैठा, तो आई वाज लाइक कि हाँ, अगर जजमेंट ही कोई देख ले रहा है, ही विल गेट लाइक 3 और 4 मार्क्स इजीली, मतलब इन 5 में से। तो जजमेंट का सबसे इजी आपका, आप मतलब आप शॉर्ट सर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एक हैबिट भी होनी चाहिए जजमेंट पढ़ने की, बिल्कुल सही। क्योंकि शॉर्ट सर आपको वहाँ नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए। तो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि शॉर्ट सर कवर करते ही होंगे अपने चैनल पे, आप उसको ज़रूर देखो, और जो वो पढ़ा रहे हैं फिर आप ट्राई टू गो एंड रीड बाय योरसेल्फ ऑल्सो। फिर आपको जजमेंट का पैटर्न भी पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। एक स्ट्रक्चर होता है जजमेंट पढ़ने का, आप सब कुछ नहीं पढ़ते हो एक जजमेंट का। तो आप जब ये एक्सरसाइज करते हो तो आपको पता नहीं होता सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी कई सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पहली चीज़ क्या डेवलप हो रही है, बहुत लोगों की हैबिट होती है जिनकी पढ़ने की आदत नहीं होती है। एक और मिसकंसेप्शन है कि आपको जानना दूसरी चीज़ होती है, पढ़ना दूसरी चीज़ होती है। आपने ईयरफोन लगा लिया, आपने ऑडियो बुक सुन ली और आपको पता है कि इस बुक में क्या लिखा है, ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है। बहुत लोग आजकल मैं देख रहा हूँ पढ़ाई को एज एन एंटरटेनमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि ईयरफोन लगा लेते हैं, लेटे हुए हैं ईयरफोन। ये पैसिव जो लर्निंग है, ये आपको क्लैट PG में तो हेल्प नहीं करने वाली, UG में शायद कर भी सकती है कि आपको ये आ जाएगा कि मतलब इस कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, अगर ये सारे क्वेश्चन आते हैं आप बता ले जाओगे। लेकिन क्योंकि आपको वहाँ पे रीड करके पॉइंट निकालना है फटाक से। आज जैसे लोगों जिसकी रीडिंग हैबिट नहीं होती, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या करते हैं वो लोग। वो पढ़ेंगे एक लाइन, फिर वो दूसरी लाइन जब पढ़ेंगे तो वो दोबारा फर्स्ट लाइन पे जाते हैं, क्योंकि उनका चेन ऑफ थॉट वो भूल चुका होता है, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं होती है, लेकिन चेन होती है वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन आपको जब क्लैट PG के लिए अगर आपको तैयार करना है तो आपको ये इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने जो फर्स्ट टाइम लाइन पढ़ी है उसी टाइम आपको क्लियर हो बैठ चुकी हो, आपके जहन में तुरंत उतर चुकी हो। फिर आप तो पढ़ते जाओ, ऊपर से आपको पढ़ना नहीं होता है क्लैट PG में, आपको स्किम करना होता है। आपको कीवर्ड्स ढूंढ के बस टोन ऑब्जर्व करनी होती है फटाफट। स्किम्पी लुक एंड आंसर। जैसे मैं जो केस कवर कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पैटर्न मैंने आपको बताया सर, पैटर्न के हिसाब से कवर कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से मैं ये एश्योरेंस दे सकता हूँ, इफ समवन इज वाचिंग माय केस लॉ समरीज जो मैं कवर कर रहा हूँ, वो उस केस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा, अलग से कोई स्टैटिक क्वेश्चन उसके अंदर तो वो तो आपको सब्सटेंटिव लॉ से पढ़ना पड़ेगा। बट उस केस को अगर एक पेपर में वो आता है तो आप गलत नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप आंसर करोगे 100% अगर ढंग से पढ़ा है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन केस से नहीं आता है, क्वेश्चन अक्सर ऐसे आते हैं जैसे हार्ड फुलर डिबेट है, हार्ड डेवलिंग डिबेट है, उसको मैं पढ़ाऊंगा कवर करूंगा, पर मैं उससे क्वेश्चन ऑब्वियसली भाई बना के भेजूंगा। हार्ड फुलर डिबेट पे बुक्स लिखी हुई हैं, जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको आधे घंटे 45 मिनट में उसको मैं क्वेश्चन बना के भेज दूंगा, पर मैं पूरी तरीके से। पर आप अगर कंसेप्ट समझोगे और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग एबिलिटीज अच्छी होंगी तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज नोबडी कैन डू अ स्पून फीडिंग ऑफ यू। जैसे मैं देखता हूँ सर, आपने भी देखा ही होगा, कई सारे चैनल्स पे 60 डे स्ट्रैटेजी, 50 डे स्ट्रैटेजी आती रहती हैं। सर मैं एटलीस्ट फेवर में नहीं हूँ। नहीं, क्लैट PG में अब 50-60 डेज कुछ नहीं होता है, या फिर आपको मतलब अगर आपका लीगल एक्यूमेंट होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है बाय द टाइम आप बिल्ड करते हो। अगर आपने कॉलेज में बिल्ड कर रखी है तो फिर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है, कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता है तो आप कोचिंग की हेल्प लेते हो। लेकिन 50, 60, 70 ऐसे डेज कुछ नहीं होते हैं। आपको बस जितने भी आपके पास डेज हैं, सिर्फ एक मंत्रा है, आप बस पढ़ते जाइए केसेस को। सुप्रीम कोर्ट के लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट 24-25 के आप केसेस निकालो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जजमेंट, जो भी लॉ जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ। आप पढ़ो तो फिर पूरे जजमेंट्स मत पढ़ो, ऊपर फैक्ट्स देखो, फैक्ट्स को पढ़ो, नीचे उसके बाद आपकी प्लीडिंग्स होती हैं, इश्यूज देख लो क्या थे। फिर देखो आप मैक्सिमम जो जजमेंट बल्कि बनाता है वो सामने वालों की प्लीडिंग होती है, उस पर एफिडेविट्स लगते हैं, उस पर काउंटर एफिडेविट्स होते हैं, उसमें प्लीडिंग होती है, उसमें काउंटर प्लीडिंग होती है, तो वो पार्ट आपको स्किप करना होता है। फिर आप आओ जजमेंट पे जिसमें प्लीडिंग का एनालिसिस कोर्ट करती है, वो पार्ट भी आप स्किप करो। लास्ट के 2 या 3
पैराग्राफ में आओ जिसमें सुप्रीम कोर्ट उस लॉ के पॉइंट पे क्या डेवलपमेंट दे रहा है, वो डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्या है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें हजारों पन्ने लिखे होते हैं। जैसे मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का पेपर था उसमें NUJS में, तो अयोध्या जजमेंट पे, क्योंकि उसमें केस लॉ पे जजमेंट लिखना था, एनालिसिस करनी थी जजमेंट की, तो मैंने अयोध्या जजमेंट, अयोध्या से हूँ तो अयोध्या जजमेंट करता हूँ, अपने नाम से करूँगा कि अयोध्या जजमेंट पे उस नया आया हुआ था तो उसको करता हूँ। देखो मैंने हजारों पन्ने को लिख रखे हैं, उसमें शायरी है, पोयम है, क्या क्या लिखा हुआ है, कब से उसकी हिस्ट्री चली आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको हटाना है और क्या आपको पढ़ना है। और ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी जब आप क्लैट पीजी जैसे पेपर्स को देते हो। हाँ, और बाकी फिर आपके शॉर्ट सर आपको आगे गाइड करेंगे इसमें डिटेल में कैसे क्या होना है। नहीं सर, हमने इसीलिए जो जजमेंट सीरीज बनाई है उसको मैं जजमेंट्स ऐसे ही लेके नहीं आता हूँ। मैं जजमेंट्स का जो PPT बनाता हूँ, जो मैं खुद पढ़ाता हूँ सर, मैं खुद के नोट्स से पढ़ाता हूँ और मैं वही पार्ट उठाता हूँ जो जजमेंट का जो इम्पोर्टेंट है, मैं बीच की बातें सारी काट देता हूँ। लाइक यू हैव ऑल्सो लाइक टोल्ड मी वंस कि आपके वीडियोस के बारे में लाइक यू गिव मी ऑनेस्ट फीडबैक, आई रियली लाइक्ड इट। बट मुझे एक चीज़ ये भी लगी कि ज़रूरत सर इसमें ये है कि आप जजमेंट्स को जब पढ़ें तो आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ना रहें, और सब कुछ पढ़ा भी नहीं जा सकता कवर टू कवर। आप टाइम, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने का सबसे अच्छा यही होता है कि आपको कम टाइम, आपके पास हमेशा कंपटीशन के लिए टाइम कम ही होता है। आप किसी भी एस्पिरेंट से किसी भी पेपर के लिए मिलेंगे, उससे कहेंगे 1 महीना ज़्यादा दे दे, वो बिल्कुल हमेशा रेडी रहेगा, क्योंकि इसकी तैयारी आपकी कभी भी मुकम्मल या फिर कंप्लीट नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती तो है। कभी नहीं होगी। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कम टाइम में कितना मैक्सिमम। जजमेंट्स के बारे में सब मैं जितनी भी बताई चीज़ें वो बेसिकली डॉक्ट्रीन्स वगैरह में हर चीज़ आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। पर अब जजमेंट्स की बात तो चलिए हो गई, जजमेंट्स तो हमने समझ लिए। सब्सटैंटिव लॉ कैसे पढ़ना है वो भी हमको पता है। सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली बुक्स हैं, वो अच्छी से अच्छी बुक्स हैं, रिकमेंड करी। नहीं, आपको एक हर सब्जेक्ट का कोर पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजरल लॉ कभी भी सब्सटैंटिव लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। जो आप इंटरप्रिटेशन प्रोसीजरल लॉ में कर सकते हो वो सब्सटैंटिव लॉ में कभी नहीं कर सकते। आप सब्सटैंटिव लॉ में कभी मे को शैल नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप प्रोसीजरल में कर सकते हो। प्रोसीजर में अगर ये दिया हुआ है कि 90 डेज के ऊपर आप इसको फाइल नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट 120-25 दिन, महीनों तक, सालों तक चलते रहते हैं, होती है, वो होते रहता है। लेकिन सब्सटैंटिव लॉ में अगर उसमें ये लिख दिया है कि लिमिट ऑफ सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट 15 डे है, तो वो 15 डेज ही रहेंगी। तो ये आपको हमेशा बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है। टैक्स में भी ऐसे ही होता है, टैक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे ही होता है, लेबर लॉ लिबरल होता है। तो ये आपको ये हमेशा हर सब्जेक्ट से डिपेंड करता है। आपको उसका एसेंस पता होना चाहिए कि जब आप इंटरप्रिटेशन करते हो, क्योंकि जब वो पैसा जाएगा और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको भले इसका जजमेंट ना पता हो, लेकिन आपको खुद से इतना पता होगा कि अगर ये रीजनिंग इसने ऐसी दी है तो जजमेंट इसका यही दिया होगा। तो वो गेस वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही यहाँ पे। सर उसके अलावा सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे सर आपने क्लैट 2019 दिया, उस समय आप एनरोल्ड थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो आपने उसके बाद 1 साल लखनऊ यूनिवर्सिटी मैनेज करी, लाइक यू रियली मैनेज द एग्जामिनेशंस, द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, एंड उसके बाद आपने क्लैट दिया एंड यू डिड विद फ्लाइंग कलर्स, यू गॉट इनटू NUJS, लाइक अ वेरी गुड कॉलेज। सर आपने पार्शियल ड्रॉप कैसे मैनेज किया? कि बच्चे मैं देखता हूँ बहुत टेंस होते हैं कि मैं क्या करूँ, पार्शियल ड्रॉप ले लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। पार्शियल ड्रॉप सर आपने लिया और काफ़ी अच्छा किया। आपके हिसाब से क्या सर वो चीज़ थी जो आपने करी जो पार्शियल ड्रॉप में अच्छी थी? तो जैसे हम लोग बात जब कर रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिर अनसरप्राइजिंगली LU का एकेडमिक रिगर बहुत ज़्यादा नहीं था। द ओनली टाइम दैट आई हैव टू गो टू कॉलेज इज लाइक गिविंग द एग्जामिनेशंस एंड ऑल। बट भले वो जितना भी पुश करते हैं आपको अटेंडेंस के लिए, बट दे डू नॉट लाइक पुट अप दिस टू इन वेरी स्ट्रिक्ट सेंस। जैसे RML में भी यही है आपका। RML जैसे NUJS पे क्या है, 70% आपको अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना आप डिबार कर देते हो। 4th ईयर में आधी क्लास मेरी डिबार हो गई थी कई सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अचानक से CVC ने कह दिया कि 70% अटेंडेंस आपको चाहिए सब्जेक्ट के लिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। लॉ कॉलेज में आप जब जाते हो, किसी भी कॉलेज में आप जाते हो, 70% अटेंडेंस आपको यहाँ से लग रहा है, क्योंकि स्कूल में नहीं हो आप, आपको ये बात पता होनी चाहिए। यू आर मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आपको सुबह मम्मी तैयार करके नहीं भेजेगी, आपको खुद से इतना मोटिवेशन होना है कि आपको जाना है वहाँ पे। तो वो बहुत बच्चे, वो बस लगता है कि हम कर लेंगे, वो होता नहीं है वहाँ पे। तो 70% वहाँ पे स्ट्रिक्टली कंप्लाई होता है, यहाँ पे नहीं होता। LU में नहीं होता था, थैंक गॉड नहीं होता। तो पहली चीज़ जो मैंने की थी वो क्या की थी कि मैं कैंपस के बाहर रहता था। मैंने कैंपस में जो सब्सिडाइज्ड हॉस्टल होता है उसकी फैसिलिटी इस्तेमाल की थी। थोड़ा सा मुझे पॉकेट पे हैवी पड़ा था, लेकिन मैं बाहर रहता था ताकि मैं पढ़ाई को दे सकूं, क्योंकि मुझे पहले जो डर ये था कि वहाँ रहूँगा तो शायद बच्चों को देख के शायद मेरा पढ़ने का मन नहीं होगा, या फिर जो बच्चे वहाँ पे स्टेटस को चाह रहे होंगे, आपके दोस्त बन जाते हैं, तो फिर आप भी थोड़ा डिमोटिवेट होते हो, फिर आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हो। काफ़ी कुछ होता है कि आपको लगता है कि उतना बुरा भी तो नहीं है, आप इतना बुरा भी तो नहीं है, आप मैनेज कर लोगे। पढ़ना तो आपको खुद से होता है। बिल्कुल सही। ये जो आपने मेंटालिटी बोली से मैंने जब अपना क्लैट PG क्रैक
किया तो मैं भी उस समय कॉलेज में था और वहाँ पे भी ऐसा ही हाल था कि बच्चे होते हैं। अब मैं एक समय तक मुझे अच्छे से याद है, मैं अक्टूबर तक कॉम्प्लेसेंट हो गया था। फिर मेरे को लगा नहीं, मुझे कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, आई वांट समथिंग बिग इन माई लाइफ। सो मैं उसके बाद मैंने तैयारी करी और बहुत ढंग से मैंने सिर्फ 15-20 दिन तैयारी करी एंड वही हुआ। बट आई क्रैक द एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली उस पर भी बात करेंगे हम लोग अभी कि कितना एडिक्वेट टाइम है। बट हाँ, आपके हिसाब से सर कॉम्प्लेसेंसी तो आती है, तो आपने कैसे बीट किया इस कॉम्प्लेसेंसी को? व्हाट वाज योर रूटीन? आपका रूटीन क्या था? रूटीन तो यार यूजी में एक ही था कि पढ़ना होता था सुबह शाम, बस मतलब पढ़ते थे। ये अगर कोई कह दे कि मैं इतने घंटे पढ़ता था उतने घंटे पढ़ता था, मैं तो एस्पिरेंट्स को इतना ही कहूँगा जितने घंटे आप निकाल सकते हो उतना आप पढ़ो। और बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में। अगर आप थोड़ा सा फिजिकली हेल्दी हो, खाना अच्छा खाओ, जो कि सैडली मैं बस कह रहा हूँ, मैं कर नहीं पाता था क्योंकि मेरे सारी दिक्कत है कि अगर मुझे लॉन्ग आवर्स अपने आप को देने हैं तो मैं फूड का रिवॉर्ड रखता था अपने लिए कि मैंने अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है तो मैं खाना अच्छा खाऊंगा। लेकिन अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो क्योंकि देखता हूँ मैं तैयारी के दौरान कई बच्चे अनफिट हो जाते हैं, तो वो वैसा भी आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जितने आवर्स आप दे सकते हो किसी भी एग्जाम्स में, आजकल इंडिया के किसी भी पेपर में अगर आपको क्रैक करना है, कोई पेपर सिंपल नहीं है। आपको जो भी करना है बहुत ही हार्ड वर्क से करना है, बहुत ज़्यादा आवर्स देने हैं, जितने निकाल सकते हो उतने देने हैं। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है, आप 1 साल बाद भी कर सकते हो उसको। जब आपका क्लैट निकल जाएगा आप उससे अच्छा करोगे, अपने ड्रीम कॉलेज में करोगे। इसलिए अभी अगर आप कोई चीज़ करते हो, अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप 4 घंटे पढ़ो 5 घंटे पढ़ो, बिल्कुल नहीं। उसका हो सकता है, बहुत स्मार्ट लोग मैंने लाइफ में देखे हैं, उतने में उनका वर्क हो सकता है। तो आपको लेकिन ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको अपना बेस्ट, ये नहीं होना चाहिए कि आप जब किसी कॉलेज में बैठे हो तो फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद मैं वो 2 घंटे और पढ़ लेता वहाँ पे, या फिर ऐसा ना करता तो शायद मैं और बेटर प्लेस में होता। ये रिग्रेट लाइफ की सबसे ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि आप पास में जाके चेंज नहीं कर सकते उसको। फ्यूचर आप चेंज कर सकते हो, पास नहीं कर पाओगे। इसलिए आर्ट्स कुछ नहीं होते हैं, जितना आप दे सकते हो उतना दो। रियली गोल्डन, जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हो उतना अच्छी बात बोली सर ने यहाँ पे। और आपके पास कुछ और उससे बेटर करने को है भी नहीं, ट्रस्ट मी। बेटर होगा जब अच्छे कॉलेज में होगा तो उससे बेटर होगा, लेकिन अभी जब आपके प्रिपरेशन फेज में हो उससे बेटर आपके पास करने को कुछ भी नहीं है। गो टू जिम, ईट वेल एंड जस्ट स्टडी एंड स्लीप। Study and sleep. Isolate yourself. Yes. Exactly. If we talk about something else, sir, आपने obviously ड्रॉप लिया था। आप 1 साल ड्रॉप लिया था आपने, आप कॉलेज ज्वाइन कर लिया था आपने LU। सर अब मुझे ये बताइए कि आपने जो ड्रॉप लिया था 1 साल अपना 12th के बाद, फिर आप कॉलेज ज्वाइन किया था आपने, तो आपने ऑब्वियसली एक अच्छी समझदारी वाला काम किया कि कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ कि अगर क्लैट में नहीं हुआ तो आई विल कंप्लीट माई LLB। बट सर आपके ड्रॉप को आपको लगता है कि आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है आई नो, तो आपके उस पर भी हम आएंगे। आपको एज अ करियर आपको लगता है कभी कि अगर आप जैसे कॉर्पोरेट में लाइफ में जाना चाहते हैं या फिर किसी और लाइफ में एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो आपके करियर पर कोई इफेक्ट पड़ता है इस ड्रॉप का? अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो तो नहीं पड़ेगा। आप कभी भी कॉर्पोरेट में तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। कॉर्पोरेट में सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो आपके कॉलेज थोड़ा मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या कहते हैं एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है। दूसरा आपकी रैंक बहुत मैटर करती है, क्योंकि जितने भी Tier 1 कम से कम कॉलेजेस हैं, या फिर अगर आपके पास वहाँ पे PPO है, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तो वो हर बैच की क्रीम लेके जाते हैं। जैसे वो NUJS से जो टॉप Tier 1 आएगी वो सबको नहीं लेके जाएगी, वो सिर्फ 20-30 लोगों को लेके जाएगी, बाकी सब Tier 2 या फिर इन हाउस का उसमें जाते हैं। तो आपको कॉर्पोरेट के लिए तो फिर आप कभी भी किसी कॉलेज में हो, आपको ये होना चाहिए कि आपका इंटर्नशिप बहुत, CV बहुत स्ट्रांग हो, CV इंटर्नशिप मूड चीज़ें बहुत अच्छे हों और रैंक बहुत अच्छी हो। लास्ट में ये मैटर करता है। और ड्रॉप का जुडिशरी मेरे उस पर बिल्कुल, ये मैं रेट्रोस्पेक्ट में अगर जाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा। तो लेकिन ये क्या मुझे उस टाइम पे पता थी, और ये सिर्फ मेरे लिए ही बात नहीं लागू होती, हमारी पूरी जनरेशन के लिए लागू होती है, जो हमारा जो ट्रांजिशनल फेज़ है, क्योंकि हमारे ऊपर ये इम्प्लीमेंट हुआ है ये चीज़। तो जिस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं ड्रॉप लूँगा, उस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट थी, मैंने उस चीज़ को लेकर ड्रॉप लिया था। आज मैं कहूँ कि मैंने पास में जाके गलती की थी, मैंने गलती तो नहीं की थी, क्योंकि उस सिचुएशन के हिसाब से वो सही चीज़ थी। हाँ, तभी 3 ईयर रूल नहीं था। आज लेकिन किसी बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, अगर आपका जुडिशरी मोटिव है आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप 1 घंटा 1 साल अपना वेस्ट नहीं करो। आप वो उसको अब इनरोल कराओगे कहीं पे, आप तैयारी करोगे, जो टाइम आप क्लैट की तैयारी में इस टाइम पे दे रहे हो, वो आप उसको 5 ईयर कंप्लीट करने का 3+3 ईयर कंप्लीट करने के बाद में उसको दोगे, तो साथ में आपकी एक्सपीरियंस भी काउंट होगी। अगर आप NLU से UG नहीं कर पा रहे हो तो आप NLU से PG कर लेना। अगर आप जुडिशरी, फर्स्ट आपका क्लैट ही होना चाहिए, लेकिन अब मान लीजिए अगर क्लैट नहीं होता, जैसे मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर में क्लैट, मैं LU में हो गया, मतलब हुआ था लेकिन वो अच्छे कॉलेज नहीं मिले थे, आपको पता है, अच्छा कॉलेज नहीं मिला था, तो फिर मैंने LU में इनरोल हो गया था कि चलो ठीक है। लेकिन उस टाइम पे डिफरेंट था। आप अगर आज आपको है तो आप LU से ही 5 ईयर कंप्लीट कर लो अपना, कि ताकि जब आप कंप्लीट कर लो तो फिर आपके पास वो 1 ईयर वो हो, तो 2 साल सिर्फ आपको और करना रहे और फिर आप रेडी टू गो टू जुडिशरी। तो हर एग्जाम्स की
प्रिपरेशन अलग होती है, तो हर एग्जाम की स्ट्रेटजी भी अलग होती है। बिल्कुल सही, आज मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आपको जुडिशरी करनी है तो आप ड्रॉप लीजिए, मैंने ली थी क्योंकि मेरी सिचुएशन डिफरेंट थी उस टाइम बिल्कुल पे। सही, I तो मैं completely- रिग्रेट नहीं करता हूँ, हाँ। सैड होता हूँ लेकिन रिग्रेट नहीं करता हूँ उसको ऐसे मैं कभी एग्जैक्टली, भी। मैं भी लाइफ में कई चीज़ों को सैड हाँ, होता हूँ, sad रिग्रेट और नहीं regret करता नहीं हूँ। करता हूँ। अगर हम लोग बात करें, जैसे 3 ईयर रूल की बात निकली गई है सर, सर इसने आपको भी हिट किया, मुझे भी हिट किया। सो जो 3 ईयर रूल ने जो हम लोगों को ये चमाट लगाई है बेसिकली, तो आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक, लाइक द 3 ईयर रूल, इट हैज़ लाइक completely changed the entire paradigm, it has shifted it completely. Like if we talk about the aspirants, a lot of aspirants like have changed their goals, they have completely dropped judiciary as an option, and it has affected, I guess, women a lot, because उनके घर में फिर ये भी होता है ना कि आज भी लाइक इन लॉट ऑफ सोसाइटी लाइक वुमेन को बोला जाता है कि जल्दी जल्दी करो यार, जॉब करनी है, तो लड़कों को फिर भी टाइम मिल जाता है। तो उस वजह से 3 साल का जो वेट है उससे उनको तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट एक तरीके से एक बैरियर सा बन गया उनके लिए। सर आपके हिसाब से सर ये 3 ईयर का जो गैप था, इसने कितना इफेक्ट डाला है सर हमारे? हाँ, तो 3 ईयर का तो एक लैंडस्केप डिसीजन आया था हमारे उसमें पूरा, जिसने लैंडस्केप पूरा बदल दिया था, लैंडमार्क डिसीजन था पूरा उसने। तो हमारी लाइफ में तो बहुत, स्पेशली जुडिशरी एस्पिरेंट की लाइफ में तो बहुत ही बड़ा चेंज था। अच्छा ये था कि कम से कम हम लोग उस फेज़ में थे कि हम प्रिपरेशन फेज़ में थे और हम अभी भी स्विच कर सकते हैं। अब 28-29 में जो हो गए होंगे जिन्होंने अपना बार रजिस्टर नहीं कराया था, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यूज़ की चल भी रही है और होपफुली शायद कुछ बेटर डिसीजन देंगे। लेकिन मैं एस्पिरेंट से जब बात करता हूँ तो एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब भी आप ऐसे जजमेंट्स को देखते हो जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो आप एक हमेशा आप लीगल एंगल से आप उसको देखिए, क्योंकि क्लैट पीजी क्लैट यूजी के आप एस्पिरेंट्स हो, हमेशा कुछ ब्लैक और वाइट नहीं होता, हमेशा लॉ में ग्रे होता है, सब कुछ ग्रे होता है, ब्लैक और वाइट कुछ नहीं है लॉ में। आज जो सही है वो कल गलत होगा। यही जजमेंट 2002 में आया था, एक कमेटी हुई थी, मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन वो हुआ था, वो हटा था, फिर कल को होगा। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था। मतलब 3 ईयर ऐसा नहीं कि वो हमसे खुन्नस खा के उन्होंने वो जजमेंट नहीं निकाला था। भले मेरे साथ गलत हुआ, मैं सैड हूँ, मेरे सब कुछ है, मेरी पूरी प्रिपरेशन चेंज हो गई, लेकिन जब आप एक लॉ या फिर लीगल एस्पिरेंट या फिर लीगल एस्पिरेंट की नज़र से उसको देखते हो, तो फिर आपको इन सब चीज़ों से भी हटकर लॉजिकल और रीजनिंग में भी जाना चाहिए कि सच में क्या बिना किसी एक दिन कोर्ट जाए हुए आप सीधा जज बना रहे हो उनको। तो वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो था ही, ये ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन बहुत लोगों ने उसका अल्टरनेट ये किया था कि आप उसको 2 साल 3 साल आप उनकी ट्रेनिंग बढ़ा दो, आप उनको जजमेंट के साथ रखो, या फिर उनको जो अभी ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं जिनको आइडिया नहीं था इस चीज़ का, उनको थोड़ा बफर पीरियड दो। तो ये रिव्यू में कंसिडर हो रहा है और मैं होपफुल हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट सूर्यकांता सर हमारे 53rd चीफ जस्टिस जो हैं वो जब इसको सुनेंगे तो फिर इन सब चीज़ों को केटर करेंगे और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जजमेंट नहीं हटने वाला है। और लेकिन ये है कि शायद हम लोगों को या फिर हमारी बैच को, मैं होपफुल हूँ कि ट्रांजिशन क्या पता हम लोग को मिल जाए। तो डेवास्टेटिंग तो है, सब कुछ है, लेकिन ठीक है, जो है जो आएगी, मैं जो सामने पड़ेगी उसको मैनेज करना ही है, निकालना ही है। वेरी गुड आंसर सर। अच्छा सर, जब हम लोग बात कर रहे थे क्लैट पीजी, जैसे हम लोग ट्रांजिशन कर लिए, जैसे आपने, मैंने, हम सब ने ट्रांजिशन किया, क्लैट पीजी दिया, एग्ज़ाम क्रैक किया, ठीक है सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने, आपकी जो रैंक थी क्लैट पीजी में, you could have gotten into NLSIU Bangalore, Nalsar Hyderabad, again go to NUJS or NLU Jodhpur and all the top colleges, like जो मैं बताता हूँ, like आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपके पास खोले थे, आपने RML क्यों चुना? Like why you chose RML? हाँ, तो मैंने 2024 में लास्ट में जब मैं 5th ईयर में था अपने, तो मैंने क्लैट दिया था बस जस्ट फॉर द उसके लिए कि एक्सपीरियंस के लिए कि कैसा होता है क्या होता है। तो मैंने दिया था, तो फर्स्ट गलती वो उसमें मैंने गलती की थी, यही की थी, मैं पहले पैसेज पढ़ा था, फिर मैं क्वेश्चंस करता था, फिर पैसेज पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ता था। 24 पैसेजेस जब आप जल्दी सब्जेक्ट चेंज होगी वो ऐसा करते हो ना, तो आपको पता नहीं होता है, 10-12 पैसेज पढ़ने के बाद फिर आपका जोन आउट होने लगता है। तो उसमें मेरी रैंक 600 या 700 के अराउंड थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उस टाइम पे भी, क्योंकि क्लैट पीजी में रैंक का उतना मसला नहीं होता है, अगर आपको सिर्फ आरएमएल में जाने के लिए रैंक अच्छी चाहिए होती है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैंने अभी एक शॉर्ट भी बनाई है, दिस इज नो मोर द केस। आज के समय में इट्स मोर देन 20,000 एस्पिरेंट्स एंड अब टॉप कॉलेज के लिए टॉप 500 तो चाहिए ही चाहिए। एंड खासकर आरएमएल के लिए यू नीड अ गुड 200 to 250 रैंक, बिकॉज चीज़ें बदल चुकी हैं। जब सर ने दिया 2024 में, तो 3 ईयर का जजमेंट नहीं आया था, 3 ईयर का जजमेंट नहीं आया था, मैंने कहा था जजमेंट का इफेक्ट रियल है, अब दिख रहा है इफेक्ट। और भाई लोग कर रहे हैं यूजी की तरफ, अब नहीं मिल रहा सर, अब नहीं मिल रहा लोगों को कॉलेज। अब आप देख लीजिए, आई हैव सीन जिनकी रैंक, जैसे उस समय आई रिमेंबर 700-800 रैंक पे NLUJ मिल जाता था। आज के समय में इट्स नॉट इवन 400 समथिंग। हाँ, तो जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपने RML क्यों चुना, तो जब आपकी जजमेंट आ गई थी तो मैंने ये सोचा था कि मुझे गवर्नमेंट
जॉब में ही जाना है, मुझे कॉर्पोरेट नहीं जाना, इसीलिए मैंने एनजीओ में कभी प्लेसमेंट के लिए कभी मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप में ध्यान नहीं दिया सब, क्योंकि मुझे हमेशा से क्लियर था मैं जुडिशरी करूँगा या फिर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में ही तैयारी करूँगा, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में। तो जब ये मेरी रैंक आई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ तो चला आता, उस टाइम पे वो अलाउ मैं कर सकता था, जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं था कि नहीं मुझे आरएमएल से करना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ सिटी के पास है, आप तैयारी कर सकते हो। अगर जब भी आप क्लैट पीजी दे रहे हो तो आप जब भी प्रेफरेंस भरो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एंड गोल क्या है, आप इससे अचीव क्या करना चाह रहे हो, आप क्लैट पीजी के बाद क्या करोगे, आफ्टर वॉट तो आफ्टर दैट वॉट, तो वो करना है ना आपको। तो मुझे आफ्टर दैट गवर्नमेंट कॉलेज से तैयारी, अगर मुझे एकेडमिक जाना होता, एकेडमिक ओरिएंटेड थोड़ी पढ़ाई करनी होती, तो मैं नालसार जाता या फिर एनयूजेएस जाता, फिर मैं एनएलएस जाता, लेकिन मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी थी। तो मैंने जब पता किया था तो ये पता किया था कि आरएमएल में टीचर समझते हैं, मतलब अगर पीजी के लिए तो मैं शायद, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो मैं शायद ये कह सकता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आरएमएल सबसे सपोर्टिंग आपको रोल प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं वो ये जानते हैं कि आपको वहाँ से प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली कोई, और वो ये बात खुद रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपको तैयारी जब, क्योंकि जब आपका कुछ वैल्यू एड, वो जब खुद जानते हैं कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इतना एकेडमिक बर्डन नहीं डालते, उस तरह का लोड नहीं देते आप पे। तो आप, इसलिए मैंने आरएमएल चुना था, क्योंकि मुझे अपने जो भी यहाँ पे लोग थे उनसे ये पता चला था कि अगर आपको तैयारी करनी है आपको बेस्ट जगह है, इसलिए मैंने फिर दोबारा अच्छी रैंक मैंने ट्राई इसलिए की थी कि मैं आरएमएल में आ जाऊँ। तो दिस इज द कॉन्शियस एफर्ट, नॉट एन एक्सीडेंट बाय। ओके, सो सर आपने एक चीज़ बोली कि जैसे अगर आपकी रैंक की वजह से आप आरएमएल इस वजह से गए, सर कोई और कॉलेज आप बताना चाहें? फॉर एग्जांपल हम जब देखिए आज के समय में हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम क्लैट यूजी तो देखिए सर हम लोग बताते ही हैं किसको ज़रूरी है किसको नहीं ज़रूरी है, नीलू टैग कितना मैटर है, वीडियोस भी आए हैं। नहीं, यूजी में तो आपको रैंकिंग फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एनयूजेएस से होने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि जो ऊपर जो कॉलेजेस हैं टॉप 3, अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हो दे आर समथिंग एल्स। मतलब अब मैं बाकी सबके कॉलेज में उतना मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बट वो भी अच्छे होंगे, लेकिन ये भी अच्छा तो है। ये तो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये बता सकता हूँ कि वो अच्छा तो है, वो अच्छे हैं, बट वहाँ दे आर लाइक, आप बोलते हो ना टॉप थ्री आर रियली टॉप 3। आपको दिखेगा वहाँ पे कि एक अलग जनता है, एक अलग क्राउड है, एक अलग डेवलपमेंट हो रहा है मेरा, जो बाकी शायद आपको टॉप 10 में, जैसे मैं टॉप 10 से हूँ, मैं टॉप 3 से नहीं हूँ, और पर मुझे पता है टॉप 3 के लोगों से, आप जैसे लोगों से मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ कि हाँ टॉप 3 में अलग लेवल की बातें हो रही हैं, तो हाँ ऑब्वियसली सबको नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हार गए आप, बट हाँ ये कि अगर आपको मिल रहा है, प्रेफरेंस देनी है, तो प्लीज़ गो फॉर टॉप 3, यू शुड गो फॉर टॉप 3, एनएलएस, नालसा एंड एनयूजेएस। अब मैं अगर बात करूँ सर इसके बारे में, जैसे क्लैट पीजी, सर आफ्टर 3 ईयर जजमेंट, आपको ही पता है मुझे भी पता है, क्लैट पीजी वाला हम लोग यहाँ रिकॉर्ड क्यों कर रहे होते हैं, क्लैट पीजी हैज़ बिकम अ वेरी क्रूशल एग्जामिनेशन, इट हैज़ बिकम अ रियली क्रूशल बिकॉज एस्पिरेंट्स आर राइजिंग manifold pace, at a manifold pace, because if I talk about it, like since 2023, in 2023 only 8,000 or 7,000 people gave this examination, in 2026 more than 20k people gave this examination, और ये आगे बढ़ेगा, और ये आप समझ लीजिए आई गेस सिंस 2030 दिस एस्पिरेंट नंबर विल बी मोर देन 30,000 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये रोल बैक कर भी लिया गया तो आई गेस, मुझे ये मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट कॉपिंग एनीवन, मैं किसी के बारे में जानता नहीं, पर मुझे लगता है अगर ये रोल बैक तो नहीं होगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने भी अभी बताया कि हाँ बिल्कुल फ्रेशर को तो बैठाना अपनी जगह पे वो भी गलत है, तो आई गेस अगर ये 3 साल का 2 साल भी कर देते हैं तो भी क्लैट पीजी विल स्टिल रिमेन इट अ वेरी रेलेवेंट एग्जामिनेशन, बिकॉज सबको अपना समय काटना है, सबको अपना प्रैक्टिस करना है। एलएलएम इज नॉट अ बार इन प्रैक्टिस, आप एलएलएम करने के बाद अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो, वो कंटिन्यू में बार नहीं आएगा उसमें, वो क्योंकि जॉब बार्स हो जाती हैं उसमें। तो आपके हिसाब से सर आपको क्या लगता है सर, क्लैट पीजी जब इतना क्रूशल एग्जामिनेशन आज के समय में बन गया है, तो आपके हिसाब से सर किसको देना चाहिए एग्जामिनेशन? मैंने बताया है सर, मैंने अपने पहला वीडियो चैनल पर बताया था, वो यही था, मैंने सर ऑनेस्टली बोल दी ये चीज़, मैंने कहा ऑब्वियसली कोचिंग खुलता है, कोई इंसान तो कोर्स वगैरह भेजता है, बट हमारा था कि यार पहले से बता दो, लाइक हम लोग ये जो पीजी के बच्चे हैं ये कोई बच्चे नहीं हैं, ये सब जो हैं ये सब कॉलेज से निकले हुए लोग हैं, ये सब 25, 26, 24 साल की उम्र के लोग हैं। इन लोगों को 24 से 26 की उम्र के लोग, दे आर वेरी, आई वुड से लाइक एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ कि उनको हम लोग ऐसे लाइक मिसगाइड नहीं कर सकते कि रोज़ हम यहाँ पे आके कुछ भी उनको बता दें। तो हम लोग यहाँ पे उनको पहले ही बता दिए भाई आपको देना क्यों है, आपको क्यों नहीं देना है एग्जामिनेशन। सर आपके हिसाब से अगर हम आपका ओपिनियन देना चाहें तो क्यों देना चाहिए एग्जामिनेशन क्लैट जी? तो सबसे पहला तो ये है कि आपको एक ईयर एलएलएम मास्टर्स 1 साल का होता है और आपको एक डिग्री मिलती है। सबसे बेसिक जो हमारे यहाँ डिग्री का कल्चर है, डिग्री मिल जाती है मास्टर्स की। आप जब एलएलएम में मास्टर्स कर लेते हो, आप एलएलएम अपना कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप नेट दे सकते हो। तो एक एवेन्यू नया खुल जाता है। जैसे जो आप एकेडमिक
एक पूरी फील्ड नई जो आप अगर क्लाइंट मतलब पीजी नहीं है अगर आपका, तो आप वो एकेडमिक फील्ड को बिल्कुल आप भूल जाओ, आप नहीं जा सकते हैं। तो एक न्यू फील्ड ऑल टुगेदर खुल जाती है। तो अगर न्यू फील्ड खुलती है तो वो सारी जो जॉब्स उस जो फील्ड में है, तो आपका जॉब का दायरा बढ़ जाता है, जो कि आप टारगेट कर सकते हो। सबसे पहली बेसिक चीज़ तो यही है जॉब के लिए आप दो क्लाइंट पीजी, क्योंकि आपको एलएलएम करना पड़ेगा, और एलएलएम करना है तो आप बेस्ट जगह से करो, या फिर अपने हिसाब से कॉलेज से चूज करके, स्पेशली एनएलयूज से करो। क्लैट पीजी मैंने हाँ। बोला, एनएलयूज का तो ये बोला कि यू हैव सर्टेन प्रीकर्सर्स। जैसे क्लैट यूजी इज अ डिफरेंट गेम, बट क्लैट भाई आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, पर पीजी के लिए यू थिंक अबाउट लाइक लोकेशन, फिर द डिग्री वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल यू चोज आरएमएल बिकॉज यू हैड अ टीयर 1 का डिग्री, टीयर 1 का आपके पास डिग्री था, यू चोज कि यार मुझे अब नहीं जाना एनालिस्ट की वगैरह, क्योंकि वहां पे बहुत रिगरस रहेगा। इट्स नॉट अ बैड कॉलेज, एनालिस्ट इज द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, एनालिस्ट एंड नालसा, बट ऑब्वियसली हम लोग ये जानते हैं कि वहाँ पे बहुत रिगरस रहता है, सरकारी एग्जाम की तैयारी आप वगैरह वहाँ पर नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं, एलएलएम आप यू डोंट डू एलएलएम फॉर प्लेसमेंट्स। देयर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेज तो कि आपको शायद एलएलएम में प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। मेरी तो जानकारी में कोई ऐसा है भी नहीं, ऐसा कॉलेज है ही नहीं, है ही अगर नहीं, तो जो फिर एफर्ट कोई कर रहा है तो वो टॉप 3 हाँ, है। तो आपको आप एलएलएम के बाद फिर आप जो न्यू फील्ड है वो एकेडमिक्स ही है जो आपको खुल जाती है। फिर आप एक साल जो कि आपके ताने माने होते हैं समाज के, जो आपसे पूछता है क्या कर रहे हो, आप बता सकते हो कि हाँ मैं एलएलएम कर रहा हूँ। तो एक साल आपको उससे छुट्टी मिलेगी, जब क्योंकि 3 साल की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक साल उसमें छुट्टी मिलेगी, एक साल आपको डिग्री अच्छी मिल जाएगी। फिर उसके बाद पीएचडी इनरोल कर सकते हो। आप पीएचडी इनरोल कर लोगे, किसी जगह पे आप फेलोशिप लग जाओगे, आप वो है नेट जीआरएफ निकाल सकते हो, उससे आपको फिर पैसा मतलब कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलता है, कुछ भी होता है। आप इंडिपेंडेंट होने के बहुत पास पहुंच जाते हो, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसलिए क्लैट पीजी आपको, अगर आप तुरंत जॉब नहीं ले रहे हो प्राइवेट उसमें और आपके पास टाइम है, तो आपको टाइम तो वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिग्री कभी वेस्ट हो जाएगी नहीं आपकी, आपको हमेशा लेना चाहिए। मैं अपने जूनियर्स को भी यही बोलता हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, लाइक आई हैव जूनियर जिनकी रैंक आई है टॉप 1000 में कॉलेज तो मिल ही रहे हैं ढंग के। तो आई हैव अ जूनियर, शी गॉट HNLU रायपुर, एंड शी सेड कि सर जाऊँ कि ना जाऊँ। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगी, जाओ, क्योंकि घर बैठ के तुम कुछ करने तो वाली नहीं हो। आई गेस यू शुड गो देयर, कंप्लीट योर LLM, उसके बाद आपका बाहर तो लग नहीं रहा है, आराम से जाओ, आराम से वापस आओ। नहीं, एलएलएम में टीचर्स ऑलरेडी बहुत वो होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो जानते हैं कि आप किस लिए आए हो यहाँ पे। तो अगर आप हाँ आपका अगर आपका टीचर के साथ बॉन्डिंग अच्छा है जो भी है, तो फिर उतना कुछ टीचर्स का एक्सेप्शन भी होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वैसे लोग मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 90% टीचर्स ऐसे होते हैं कि आपको अलाउ करते हैं आपकी प्रिपरेशन को। अच्छा सर, एक चीज़ अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे अगर हम लोग बोलें, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, मतलब पर आपके हिसाब से जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है क्लैट पीजी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। जुडिशरी के लिए देखिए, आप किसी भी कॉलेज की जब भी किसी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो, तो आपको एक बार पता होनी चाहिए कि वो उस गिवन डे की बात होती है कि आप गिवन डे आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप कितनी भी आप तैयारी कर लो, किसी भी एग्जाम की कितनी भी तैयारी कर लो, इंडिया में जितना कंपटीशन है इस समय, तो आप ये एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि मेरा कंपटीशन निकल ही जाएगा जब तक वो निकल नहीं आता है। स्पेशली यूपी में अगर आप कोई एग्जाम देते हो तो निकलने के बाद भी आपको डर ही लगा रहता है कि क्या पता मैं अभी भी निकाला जा सकता हूँ, क्योंकि लास्ट वाले वैकेंसी में हुआ 2022 वाली वैकेंसी में जो जुडिशरी की हुई थी, उसमें केस हो गया था कि जैसे 50 कॉपीज, हाँ तो 50 कॉपीज उसमें इंटरचेंज हो गई थी। तो आपको और उसमें कुछ लोगों का शायद आयोग ने नाम भी दिया है, यूपीपीएससी ने नाम भी दिया है कि इन लोगों का मेरिट लिस्ट में अब नाम नहीं आ रहा। आप सोचो, आप जज बनने के बाद भी, और आपको ये सुनने में आ रहा है कि अब आपका नाम शायद हटा दिया जाएगा। देखिए राजस्थान एपीओ में 180 करीब हाँ, तो वैकेंसी इसमें उन्होंने 4 सिलेक्शन उन्होंने किए थे। तो आपको ये पता नहीं होता है, तो बैकअप आपके पास एक अच्छा होना बहुत, इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने यूजीबी इसीलिए की थी कि जब आपके पास एक बैकअप होता है ना, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से वैसे ही हो जाते हो। जब रिलैक्स माइंड से होते हो तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बेटर होती है, क्योंकि आप डर के पेपर नहीं देते हो, आपको जरूरत नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, डेस्परेट नहीं होते हो ना, तो रिलैक्स माइंड से पेपर में बहुत डिफरेंस होता है। जब सर ने क्लैट यूजी दिया तो सर के मन में ये चीज़ थी कि निकला तो ठीक, नहीं तो अपना काम चल रहा है, कर लूंगा। और वो फिर वो आपको डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देता है। वो ये आप जो रिलैक्स थे, आराम से आपने अपना पेपर दिया, यू गॉट इनटू एनयूजेस, आपने अपना आराम से डिग्री कैंसिल कराई, उधर चले गए। तो वही सिंपल चीज़ है। तो वही एक चीज़ आपने ये बताई, इट्स अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन। सर अगर हम लोग थोड़ी बात करें सर, जैसे टॉकिंग अबाउट क्लैट, सर जब मैं क्लैट पीजी हो चाहे यूजी हो, जैसे यूजी के बच्चों के लिए मेरी एडवाइस बहुत डिफरेंट रहती है और पीजी के बच्चों के लिए मेरी एडवाइस बहुत डिफरेंट रहती है। पीजी के बच्चों को जब मैं बताता हूँ तो मैं ऐसे, आप सर दोनों पे अथॉरिटी हैं, तो मैं जब बताता हूँ पीजी के बच्चों के बारे में, तो पीजी के बच्चों को मैं बोलता हूँ कि यार देखो 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तुम्हारा कोर लॉ, जिसकी तुम अंडरस्टैंडिंग लोगे, सब्सटेंटिव लॉ। दो, सब्सटेंस पढ़ो अच्छे से, कोर लॉ समझो, उसकी स्पिरिट समझो, उसको सिर्फ रटो मत। तुम्हें ये नहीं पता होना चाहिए
कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए डिसऑनरी ऑफेंस क्यों है, उससे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो क्यों आया, कैसे आया, तुम्हें रोज पता, जजमेंट आती है, रोज जजमेंट आती है, रोज जजमेंट ना अब रोज नहीं पढ़ पाओगे जजमेंट आप, लेकिन आपको ये पता होगा ना सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है इसकी तरफ, एक अप्रोच जानो, स्ट्रिक्ट अप्रोच होता है क्या है। उसके बाद आप बेसिकली मैं बोलता हूँ एक तो भाई सब्सटेंस पढ़ो और कोर समझो, रट्टेबाजी मत करो। मैं बोलता हूँ रट्टेबाजी रोट लर्निंग करनी है, CUET PG पेपर होता है, हमने दे रखा है, आपको पता ही है, हम सब ने मतलब दिया हुआ था पेपर, वो भी दे रखा है, निकाल रखा है। तो बेसिकली उसमें थोड़ा रोट लर्निंग अप्रोच होती है, फॉर UGC नेट एज वेल आपकी थोड़ी रोट लर्निंग अप्रोच होती है, पर क्लैट PG से एनालिसिस पेपर, सब्सटेंस पढ़िए, कोर पढ़िए। अब हम लोग दूसरा जो पिलर है उस पर आते हैं। दूसरा पिलर है लैंडमार्क जजमेंट। उसके लिए सर हम बैठे हैं, हम तो कवर करा ही रहे हैं, बाकी आप खुद भी करिए, जो तब आपने खुद बोला खुद भी पढ़ो यार, ऐसे रीडिंग स्पीड डेवलप करनी है। एंड हम लोग और लाइव लॉ वगैरह मैं बोलता हूँ। और फिर थर्ड होता है क्वेश्चंस, वो भी हम दे ही रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री मॉक्स भी दे रहेंगे। तो हम जब दो एस्पेक्ट तो हमने कवर कर दिया, आपके तीसरा भी कवर कर देंगे वीडियो से, पर हम ये 3 एस्पेक्ट आपको बता रहे हैं, ये 3 आप कर लो, आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्रैक करने से, आप कर लोगे। पर यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बोलता हूँ, यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू में पूरा गेम शिफ्ट हो जाता है। मैं यूजी की बात करता हूँ, इट नॉट जस्ट की रीडिंग और स्टडिंग, यूजी में यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज वहाँ पे रीजनिंग है, DI है, एंड स्पेशली इस साल के पेपर में थोड़ी एनालिटिकल भी आई थी, जैसे हम लोग के समय पे तो आती ही थी, पर अभी एलेट में आती है, तो एलेट की प्रिपरेशन भी लोग साथ ही करते हैं। तो आप देखिए कि पूरा अप्रोच डिफरेंट हो जाता है। सर आपके हिसाब से सर यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से, जैसे आप यूजी में NUJS गए, तो आपने ऐसा क्या किया, लाइक इनिशियल हर्डल्स क्या थे आपके लिए, लाइक यू केम फ्रॉम अयोध्या, ठीक है, आपको 12th तक क्लैट का कोई था नहीं ऐसा प्लान वैन, आपने आराम से अपना लॉ का सोचा, क्लैट दिया, नहीं अच्छा हुआ, LU में एनरोल कर गए, LU में एनरोल करने के बाद 1 साल बाद आपने NUJS निकाल दिया। आपकी जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर राइड टाइप की रही है, पर मैं आपसे पूछना हूँ सर कि आपने यूजी में आपको क्या इनिशियल हर्डल्स फेस हुए, और सर आपको क्या लगा कि यार ये मैंने शायद थोड़ा और होता तो मैं NUJS की जगह NLS पहुँच सकता था, लाइक चेंज। हाँ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्या चेंज करोगे। देखिए, अगर एक आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप वो सब कुछ करने की कोशिश करते हो जो आपके पावर में होता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट से मैं बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ मैंने भी, जो मैं बेस्ट कर सकता था क्लैट प्रिपरेशन के दौरान, वो मैंने किया था। जब आप पेपर देख लेते हो, जब आप पेपर सॉल्व कर लेते हो, फिर तो आपके दिमाग में आते ही है कि यार ये कर लिया होता तो ये क्वेश्चन मेरा हो जाता। लेकिन जब आप करते हो तो फिर आप, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हो तो दूसरी चीज़ आपकी छूटेगी ही। इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होता है। तो अब वो आपका कुछ लक भी काम करता है। आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर कॉम्पिटिशन में लक होता है। UPSC में कहते हैं, जिसमें लाखों लाखों बच्चे पेपर देते हैं, इसमें 1-1, 2-2 नंबर से बच्चों की रैंक 1000-1000, 2-2, 3-3 हज़ार पीछे हो जाती है। तो क्या वो बच्चे लायक नहीं होते? बिल्कुल लायक होते हैं। वो भी ऊपर से किस्मत, वो अब आपके किसी गिवन डे पे 1 नंबर कम आ गए, आपसे सिली मिस्टेक हो गई, कई लोगों से OMR भरने में दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। मैं यही बोलता भी हूँ, लाइक अपने स्टूडेंट्स को, इनको मैं पढ़ाता हूँ कि यार अपना पूरा दो, बेस्ट दो, और कभी ये मत समझना कि फॉर एग्जांपल अगर हर बच्चे, अगर मैं देखता हूँ कि जो टॉप 1000 बच्चे रैंक ला रहे हैं, तो जिसकी 400 रैंक आ रही है वो Tier 1 जा रहा है, जिसकी 800 रैंक आ रही है वो Tier 1.5 या Tier 2 जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो 400 रैंक वाला बहुत सुपीरियर है, वो 800 रैंक वाला बहुत इन्फीरियर है। स्पेशली क्लैट जैसे पेपर में मैं कंसोर्शियम की मैं उतनी बुराई मैं कर नहीं रहा हूँ जितनी उसकी करनी चाहिए, कि इतना 4000 की फीस में जिस तरीके से वो पेपर कंडक्ट कराते हैं, कम से कम मेरे 4 पेपर दिए हुए हैं क्लैट के, और एक भी अभी तक मैंने स्मूथ पेपर नहीं दिया 2019 को छोड़ के। एक भी 2018 में हम लोग फर्स्ट टाइम जब क्लैट दे रहे थे उस टाइम पे, तो 12th के जस्ट बाद, और उन्होंने लास्ट मंथ में उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन पेपर कराएंगे, और ऑनलाइन पेपर कराया उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में, जबकि इतना हैवी पैसा लेते हैं, कॉलेज की फीस भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव है के। हाँ, तो उन्होंने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन कंसोर्शियम पेपर वो कराता है, लेकिन कंसोर्शियम डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी को आपको आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कौन सी तो कंपनी को दोगे। उन्होंने पैसे बचाने के लिए ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, और इतना गंदा एग्जाम खराब हुआ था वो बच्चों का, क्योंकि सिस्टम में इतने फेलियर्स हुए थे उस टाइम पे। तो आप बहुत सारे एक्सट्रीनियस सर्कमस्टांसेस, 10-12 मिनट्स खो गए थे, मतलब वो बहुत सारे एक्सपीरियंस। हाँ, when you lose a single minute, it changes the entire game. बहुत होता है। उस टाइम पे तो 200 क्वेश्चंस आते थे, अभी तो मुझे पैटर्न का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। उस टाइम पे 2 घंटे का 200 क्वेश्चंस आते थे। 120, like you have been like detached with examination, but हाँ, obviously change हुआ है, but still time बहुत important है। अब अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, आपने भी एक चीज़ मेरे से बोली, आपने गेम थोड़ा सा चेंज करते हुए मुझसे एक चीज़ बोली,
आपने बोला मुझसे कि आप जैसे आपने क्लैट यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वो बोलते हैं तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। जैसे आप क्या सर, अगर आप एक क्लैट यूजी एस्पिरेंट को और एक क्लैट पीजी एस्पिरेंट को गोल्डन लाइक यूजी के लिए गोल्डन 4 या 5 टिप्स और आपके पीजी एस्पिरेंट के लिए गोल्डन 3 टिप्स, आप क्या देना चाहेंगे? तो अब नंबर से कैलकुलेट करके तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ आप टिप्स दे मैं दो बताता हूँ कि हाँ। टिप्स देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्रिपरेशन सबकी सब्जेक्टिव होती है। जो चीज़ें मेरे लिए वर्क की वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए आपके वर्क लिए work करेगी। है, बिल्कुल सही तो बात है। आपको आपका खुद का पता होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। कई सारे पेपर्स में आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कट ऑफ क्या आ रही है। तो अगर ऐसे 120 मार्क्स का पेपर है और आपको स्कोर करना है अराउंड 80-85, जो है क्लैट पीजी के लिए इनफ होता है। तो आपको हमेशा ये देखना होता है कि फिर आप पहले गोल डिसाइड करो ना क्लैट पीजी में कि आप पीएसयू के लिए जाना चाह रहे हो, आपको अच्छा कॉलेज करना है, क्या करना है। पीएसयू के लिए जाना है तो आपको टॉप 20 टॉप 30 रैंक में जाना होता है। बिल्कुल सही। ये और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप 200 तक भी अपना मार्जिन लेके जा सकते हो। आपको अगर अच्छे कॉलेज से वो करना है, क्या कहते हैं, एलएलएम करना है अपना, तो क्लैट यूपीजी वाले बच्चों को तो सबसे पहले ये कहूँगा अपना गोल डिसाइड करो। और गोल डिसाइड करो तो उस हिसाब से आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। जब मार्क्स डिसाइड करोगे तो मान लो 120 में आपको 80-85 बहुत ही अच्छा सेफ स्कोर होता है हर क्लैट पीजी के लिए। तो उसमें आप लाइक ये मैंने एक वीडियो बनाई है ऑफ पीएसयू, उसमें मैंने डिकोड किया है कि सर ऑब्वियसली थोड़ा सा ये मैं आपसे एक तलाफ लग रहा हूँ यहाँ पे कि सेफ स्कोर रैंक मैं बता सकता हूँ कि कहाँ से, पर सेफ स्कोर कभी डिसाइडेड नहीं है। नहीं, वो तो पेपर तो के पेपर पेपर को पे देख डिपेंड के करता होता है। है। लेकिन आप जब आप जाते हो, पीएसयू के बारे में हम लोग बात करते हैं जब, तो वी आर नॉट श्योर। हाँ वो श्योर नहीं हो सकते आप, वो तो बिल्कुल नहीं हो क्या सकते। पता, जैसे सर ने जब पीएसयू के लिए दिया था क्लैट पीजी, उस साल शायद से 7th रैंक पे बंद हो गया था पावर ग्रेड, एक ही वे पावर ग्रेड। इस साल शायद ज़्यादा वैकेंसी थी तो शायद 60 तक भी गया होगा। तो हर साल डिफरेंट होता है। बट हाँ सर, आपके यहाँ से क्या वो गोल्डन टिप्स हैं? आप हाँ जो तो क्लैट वही पीजी वही मैं उनको बता रहा हूँ कि मतलब जैसे आपको ये अगर एक बार आप जब मार्क्स डिसाइड कर लेते हो ना कि मुझे इस रेंज में, हर एस्पिरेंट यही चाहता है कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। लेकिन आप एक प्रैक्टिकलिटी में अगर आप देखो, आपके पास टाइम अगर कम है, अगर आपको ये देखना हो कि 80-85 मार्क्स लाने, तो पहले आप ये सोचो कि मेरा स्ट्रेंथ एरिया क्या है। क्लैट पीजी वाले बच्चों को बता रहा हूँ, स्ट्रेंथ एरिया आप देखोगे कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स और कौन कौन से, जैसे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पसंद था और मुझे क्रिमिनल लॉ पसंद है, सिविल लॉ पसंद है, क्योंकि मैंने जुडिशरी जब मैं ट्राई कर रहा था तो यही सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो ऑलरेडी आपकी थोड़ी मोड़ी कमांड इस पर होती है, बेयर टेक्स्ट कमांड होती है, और लैंडमार्क केस लॉज आपको पता होते हैं कम से कम उसमें क्या है। तो इसमें अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा कर लेते हो, थोड़ा पॉलिश कर लेते हो, जजमेंट्स पढ़ लेते हो उसको लेके, और थोड़ा सा क्लैट पीजी ओरिएंटेड पढ़ाई कर लेते हो और अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को लेके, तो आप डिसेंट स्कोर लाके और अच्छी जगह पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको पीएसयू करना है तो पीएसयू में आपको फिर डेडिकेटेड कम से कम काफ़ी टाइम चाहिए, क्योंकि फिर आपको उन टॉप 20-30 बच्चों में, यही कहता हूँ, जितने भी मुझसे एस्पिरेंट किसी भी सब्जेक्ट के मिलते हैं, किसी भी फील्ड के मिलते हैं, मैं यही समझाता हूँ, मतलब पेपर डिफ़िकल्ट या ईजी नहीं होता है। अगर एक पेपर में ABCD से Z तक आपको लिखने को दे रहा है, लेकिन वो बच्चा 1 लाख पेपर दे रहा है, 1 लाख बच्चा उस पेपर को दे रहा है, तो वो पेपर बहुत डिफिकल्ट है। पेपर इजी डिफिकल्ट नहीं बनाता है, बच्चा जो पेपर दे रहा है वो डिफिकल्ट इजी बनाता है, और नंबर ऑफ सीट आपकी डिफिकल्ट इजी बनाती है। तो प्रिपरेशन आपकी उसके हिसाब से होनी चाहिए। क्लैट पीजी में भी कम बच्चे दे रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा स्टडी ओरिएंटेड, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेटजी ओरिएंटेड कर सकते हो। लेकिन मैं क्या यूजी वाले बच्चों को कहूँगा कुछ मत छोड़ो। यूजी वाले बच्चों को तो क्योंकि ज़्यादा होते हैं, हम लोग 70-80,000 बच्चे देते थे, तो शायद आप 1 लाख बच्चे देते होंगे। मैं उतना भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस चीज़ डेटा को लेके, लेकिन 1 लाख बच्चे अगर देता होगा पेपर, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट पेपर है, उसमें आप मार्जिन नहीं ले सकते, उसमें आपको सब पढ़ना होगा। तो सबसे पहली जो टिप होगी कि जो रिक्वायरमेंट है पेपर की, आप पेपर एनालिसिस करो। PYQ एनालिसिस बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब पैटर्न चेंज होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जाओगे, जैसे आप जीके उठाओगे, हम लोगों की फर्स्ट ईयर में गलती जो हुई थी हमसे यही हुई थी, मैं बहुत आपको फ्रैंकली बताता हूँ क्या गलती हुई थी, कि हमने क्लैट पेपर बहुत एनालाइज नहीं किया था, और हम तुरंत स्कूल से आए थे, हमको पता नहीं था, लेकिन उतना हमको आइडिया जब हमको भी नहीं था, तो हम दिन भर जीके पढ़ते होते थे, क्योंकि हमको लगता था जीके तो खत्म ही नहीं हो रही है, जीके बहुत वास्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, ये नहीं पता कि 2 या 3 नंबर के आने हैं क्वेश्चन, और करंट पढ़े जा रहे हैं 1 साल की पूरी, जो कि पूछते थे 6 महीने की। तो ये आपको पास ईयर पेपर से पता चलेगा। ये हमको तब नहीं समझ में आती थी ये बात, जब हमारे टीचर्स कहते थे कि पहले पास ईयर पेपर लगाओ 1 महीने अच्छे से लगाओ, देखो कौन कौन। बहुत बच्चे सोचते हैं कि अभी मैं पढ़ लूँगा तो मैं पेपर देखूंगा तो मैं जान भी नहीं पाऊंगा कि क्या है, ऐसा नहीं है, आपको पता चल जाती हैं चीज़ें। ये सर जो बात आपने बोली, मैं अक्सर यही बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं ऐसे, मैं एक बात बोलता हूँ सर, जैसे मेरे हिसाब से क्लैट पीजी के लिए, क्लैट यूजी के लिए, पीजी के लिए मैंने 3 टिप्स बताई हैं सबको, उसके अलावा मैंने अभी बोले भी थे वो 3 टिप्स। बट अगर मैं यूजी की बात करूँ, PYQ एनालिसिस कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है। एंड एक चीज़ जो मैं बोलूँगा सर, मॉक मॉक भी है।
मॉक सिर्फ देना नहीं है, आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो 60 मॉक देता है, फॉर यूजी एंड पीजी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं जनरली, अगर एक बच्चा 60 मॉक देता है और यही एक बच्चा सिर्फ 20 देता है, पर वो 60 मॉक वाला क्या करता है, मॉक देता है, उसका दिन कैसा जाता है वो मॉक पे डिपेंड करता है। अगर मॉक में स्कोर अच्छा आया तब वो खुश हो जाएगा, आइसक्रीम खाएगा, सो जाएगा। अगर उसका मॉक में स्कोर खराब आया तो वो रेंट करेगा, वेंट करेगा, इंस्टाग्राम चलाएगा। ये बच्चा नहीं कहीं जा सकता लाइफ में। नहीं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो, यूजी वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो तो आप हमेशा एक हैबिट डालो कि ईजी मत लेके चलो। जैसे मैं फिर वही बता रहा हूँ, 2019 से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज हुआ होगा, हल्का फुल्का ही होगा, लेकिन ये हर एग्जामिनेशन के लिए वैलिड होती है टिप्स कि आप जब भी कोई पेपर सॉल्व करो तो अपने लिए सर्कमस्टांसेस को बहुत डिफिकल्ट क्रिएट करो हमेशा। जो सबसे पहली चीज़ आपकी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि आप क्लॉक लगा के सॉल्व करो। मैथ्स लगा रहे हो, रीजनिंग लगा रहे हो, आप वो क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता है फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ये होना चाहिए कि आपको 1 मिनट में करना आता है कि नहीं आता है। जब तक वो आप 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर लेते हो, पेपर का 2 से 4 उसी में सॉल्व करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो। हाँ, ब्रेन को ट्रेन करो कम से कम। ये आपको ये मतलब जब हम कोई भी पॉडकास्ट में या फिर कोई भी टीचर ये बात बताता है तो फिर मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे पता था कि मतलब उतना हम लोग सीरियसली नहीं लेते कि हमको अब कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करते हो ना, आपको आना दूसरी चीज़ होती है और पेपर के दिन उसको परफॉर्म करना वो बहुत ही डिफरेंट फील्ड होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ट्रिकी सिचुएशन होती है। हम लोग मजाक नहीं कर रहे, वी आर 2 पीपल जिन्होंने ये दोनों ही यूजी एंड पीजी क्रैक निकाला हुआ है, तो हम लोग सच में बोल रहे हैं, हम जेन्युइनली आपसे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपसे बहुत जेन्युइनली चाहते हैं कि आप पेपर निकालो। और मॉक्स की मैंने जो दूसरा एग्जांपल दिया था, एक बच्चा जो 20 मॉक देता है, अपनी गलतियां करता है, गलतियां कॉपी बनाता है, गलतियां लिखता है और अपने पैटर्न्स एनालाइज करता है। मैं देखता हूँ सर बच्चे ये करते हैं कि यार अभी मॉक क्या करूंगा, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी सर हम लोगों ने जब मॉक आप कुछ नहीं, सेक्शनल मॉक लगाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। मॉक लगाओ, अरे नहीं सेक्शनल लगाओ, पूरा मॉक लगाओ, कम स्कोर ही तो आएगा। आप कम से कम देखो कि मुझे भी क्या पढ़ना बाकी और जो मैंने पढ़ा है उसमें कैसे परफॉर्म कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, फिर जब नेक्स्ट टाइम जो चीज़ नहीं पढ़े वो पढ़ोगे भी तो फिर आपको वो सिमिलर पैटर्न रिपीट होते दिखेंगे, क्योंकि हर चीज़ में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जो मॉक्स में पूछते हैं वो इंपॉर्टेंट एरिया से पूछते हैं। अगर आप अच्छी कोचिंग के मॉक्स लेते हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि इस चीज़ पर मुझे ज़्यादा एम्फोसाइज करना है। तो ये धीरे धीरे आपको ये पैटर्न डेवलप होने लग जाता है आपके दिमाग में कि आप एनालाइज कर लेते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है सर, तो हमारे हिसाब से मॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं फॉर क्लैट यूजी, वो पहली तो है मॉक लगाएं, मॉक एनालिसिस। भाई कवर टू कवर सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, सब कुछ पढ़ो और हर सब्जेक्ट को एडिक्वेट टाइम दो। एक डिवीजन बांट लो कि मैं और पेपर PYQ एनालाइज करो, उस हिसाब से अपना डिवीजन बनाओ, अपना सिलेबस बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ एंड फाइनली कंसिस्टेंट रहो यार। कंसिस्टेंट, हाँ बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो, फिर आप एक दिन पढ़ते हो, 4 दिन नहीं पढ़ते, कोई फायदा नहीं है। अगर उतने ही आवर्स आप निकालो जितने आवर्स को आप रोज़ मेंटेन करो। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप 6 घंटे, हाँ 6 घंटे रोज़ निकाल सकते हो तो इम्पोर्टेंट है। 6 घंटे। और मैं अपनी एक पर्सनल टिप आपको जाते जाते अगर मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए तो रिवीजन ज़रूर करिए। जैसे आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप, मेरी क्या अप्रोच होती है, मैं अपनी अप्रोच बता सकता हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव होती है, जैसे पहले आपको बताया। तो मेरी क्या अप्रोच होती है कि आपने अगर 2 पेज आज आपने लिखा है कॉपी में, तो जब नेक्स्ट डे उसके तीसरा पन्ना लिखे हो तो आपको पहले के 2 पेज पता होने चाहिए, तभी आप तीसरे पन्ने पे हाथ लगाओ। कभी भी ये चीज़ ध्यान रखो, आपने 3 या 4 पेज कंप्लीट किया तो पहले आपको अगर 4 पेज नहीं पता है तो आप 5वें पन्ने पे हाथ मत लगाओ, ताकि इतना, ये मेरा मोटो है कम से कम किसी भी कंपटीशन को देने का। मेरा सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं भी होता है लेकिन मेरे जितना पढ़ा हुआ है उससे क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन आपको देता है, वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत लो करता है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवाइज बहुत ज़्यादा करो। दिस इज द गोल्डन टिप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। एंड सर हमारा फाइनल क्वेश्चन बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट सर, सर अब जैसे हम लोग देखते हैं बहुत से बच्चे पार्शियल ड्रॉपर्स होंगे, बहुत से लोग जो क्लैट पीजी देने वाले होंगे, सर आपको पता है सिर्फ हम लोग जैसे लोग नहीं देते हैं जो फ्रेश ग्रेड्स हैं, बहुत बच्चे जो क्लैट पीजी देते हैं दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर फर्म, दे आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर लैंडस्केप, जो कुछ भी कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह में काम कर रहे हैं, पर उनको पीजी देना है, LLM करना है। सर कोई अगर मान लीजिए दिन का बहुत कम है, फॉर एग्जांपल एक इंसान है वो दिन के सिर्फ 2-3 घंटे दे सकता है और क्लैट पीजी उसको निकालना है, यूजी तो नहीं, मैं पीजी की बात कर रहा हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल है। यूजी का तो आपने बताया ही कि भाई आपने LU में कैसे अपना टैकल किया था चीज़ों को। आपका कॉलेज अगर एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत ही हेक्टिक है, तब फिर आपको जितना समय मिले उसको पूरा यूटिलाइज करिए, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही सब कुछ है। दुनिया सब बागी जहान बाद में, पढ़ना ही पढ़ना रूल है, आराम करना एक्सेप्शन है, दुनिया की चीज़ें एक्सेप्शन है, सब वेट कर सकता है। आपने यूजी का तो क्लियर किया, पर पीजी की बात करते हैं सर। अगर फॉर एग्जांपल कोई 2 या 3 घंटे सिर्फ निकाल सकता है, क्या वो उसको करना चाहिए 2-3 घंटे में कि उसका एग्जाम ही निकल जाए? तो
देखिए, अगर आप ऑलरेडी हैंडीकैप्ड हो, जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है स्पेंड करने को, तो आपको स्ट्रैटेजी उस हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपको अपना कोर एरिया डिसाइड कर लीजिए कि अगर इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे उसमें 100% होने चाहिए। तो जितना टाइम आपके पास है, पहले आप ये मास्टर करने की कोशिश करो कि जो चीज़ आपको आती है आप उसको उससे कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आप ये करो कि आप रोज़ एक जजमेंट पढ़ लो, एक लैंडमार्क जजमेंट रोज़ पढ़ो, क्योंकि फिर एंड ऑफ द डे पेपर सॉल्विंग में आती है, क्योंकि एनालिटिकल पेपर है। आप कितना जानते हो ये इसका पेपर नहीं है, आप कितना समझ सकते हो और इतना कितना उसको रेप्लिकेट कर सकते हो उसका पेपर है। तो जजमेंट आप पढ़ोगे तो जितना आपको सेंस डेवलप होगा पढ़ने का और एनालाइज करने का। जजमेंट पढ़ना जरूरी नहीं है कि उसमें क्या था, एनालिसिस करो, जज के दिमाग में जाने की कोशिश करो कि ये उनका अप्रोच क्या रहता है ऐसे केसेस में। जैसे आप क्रिमिनल लॉ में भी अगर आप देखो कि कोई भी चीज़ देखो, तो फिर अगर कोई भी ऑफेंस रिलेटेड टू वीमेन है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है। मैंने 2 केसेस कवर करवाए थे सर, फुलेल सिंह एंड शरणजीत सिंह, शरद सिंह। तो दोनों ही 498 ए के थे और अप्रोच क्वाइट सिमिलर थी। मतलब जो हम लोग जब डाउरी डेथ को इंटरप्रेट कर रहे थे, सून बिफोर वाला जो कंसेप्ट थ्योरी है, सून बिफोर कितना सून होता है, तो अप्रोच आपको सिमिलर दिखेगी। जब आप अब कल को ऐसा ही एक सिमिलर जजमेंट आ जाता है, तो अप्रोच क्या रहेगी, कैसे रहेगी, कितनी रहेगी, मतलब किस तरीके से चेंज होगा, तो आपको एक आइडिया होगा कि आपने जजमेंट्स पढ़ रखे हैं। तो आपने आपके हिसाब से वो अगर 3 घंटा भी दे सकता है, तो वो अपना एक कोर लॉ पकड़ ले और एक जजमेंट पढ़ ले। दिन की एक जजमेंट आप पढ़िए, ओवरडू करने की कोशिश मत करिए, एक जजमेंट पढ़ के एनालाइज करिए, अच्छे से करिए। और सर एक चीज मैं बोला था अपनी वीडियो में, मैंने अभी भी बोलूंगा, आई विल रिपीट इट अगेन, डोंट हैव दिस ऑल और नथिंग मेंटालिटी। आपको 3 घंटा मिल रहा है, 3 घंटा पढ़ो। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि सामने लोग यार 6 घंटा पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ रहा है। अरे यार, अगर वो गलत तरीके से पढ़ रहा है, कई बार आई हैव सीन पीपल, जैसे मैंने आई वोंट टेक एनीवन्स नेम, बट मैंने 15 दिन पढ़ा था क्लैट पीजी में। आपने बहुत कम पढ़ाई करी थी क्लैट पीजी के लिए। आई रिमेंबर यू स्कोर्ड अ रियली गुड रैंक, आई गॉट अ रियली गुड रैंक, बट आई हैव सीन पीपल जो शायद से तैयारी कर रहे थे 5 महीने 6 महीने, एंड दे वर नॉट एबल टू मेक इट टू एनी NLU, टू एनी टॉप NLU। तो वो जब मैंने एक चीज़ देखी, तो मैंने पैटर्न महसूस किया कि कितना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, सही पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और कम से कम पढ़ो पर कंसिस्टेंट रहो। नहीं, बेस्ट तो यही होगा कि आप बहुत पढ़ो और सही पैटर्न से पढ़ो, क्योंकि वो तो बेस्ट होगा। आप बहुत पढ़ रहे हो, गलत पैटर्न से पढ़ रहे हो, गलत पैटर्न से पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, तो उसका फायदा नहीं देता है ऑफ कोर्स। लेकिन जितने आवर्स आप डिवोट कर सकते हो अच्छी स्ट्रेटजी में, अब जैसे टाइम ज़्यादा है तो 2 जजमेंट पढ़ लो, 3 जजमेंट पढ़ लो, वो आपको वेस्ट नहीं जाएगी, लेकिन आप क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन हमारा है फॉर पीपल जो थोड़े मतलब टाइम बाउंड है, तो उनके केस में भाई बहुत पढ़ने की कोशिश चक्कर मत पढ़ो, पढ़ो उतना ही जितना कर सकते हो। ये नहीं कि तुम अपनी नींद, अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करके पढ़ रहे हो पर पढ़ सब गलत रहे हो। पढ़ो काम का 3 घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ो। अगर आज से पेपर में 4 महीने भी रह गए, 120 दिन, तो 360 घंटे हो गए। 360 घंटे की कंसिस्टेंसी बहुत होती है। सर आपके आपसे सर आप कोई, जैसे मैं फाइनल क्वेश्चन यही है मेरा सर, जैसे अक्सर वीडियोज आते हैं परफेक्ट 60-day स्ट्रैटेजी टू क्लियर द एग्जामिनेशन, अब ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर दो, हम पक्का आपको Tier 1 NLU, Tier 2 NLU दिला देंगे। सर आपके हिसाब से सर ये कोई कितना टाइम लिमिट चाहिए होता है फॉर क्लैट पीजी? वही ये क्वेश्चन हम शायद ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। टाइम तो किसी एस्पिरेंट के लिए कभी कंप्लीट नहीं होता है। वो आपको ये होता है कि जितना आपके पास टाइम है आप उसे बेस्ट यूटिलाइज कैसे करोगे। अगर आपकी एजुकेशन ठीक हुई है और आपको ये पता है कि मतलब आपको पढ़ना वढ़ना आता है, तो फिर मेरे ख्याल से क्लैट पीजी एक ऐसा पेपर है जो कि आप 2-2.5 महीने बहुत आराम से, अगर आप थोड़ा सा पॉलिश होके, जिसकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है, तो तब फिर आपको टाइम इसलिए ज़्यादा नहीं लगेगा कि आपको जानने में, सीखने में, समझने में। आपको बस बहुत सारी चीज़ें स्किल डेवलप करनी है। क्लैट पीजी एक स्किल है, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको रीडिंग आनी चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए, ये सब आप सीख लोगे। वो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि एक दिन में नहीं आती है सारी चीज़ें। आप एक जजमेंट में क्या लिखा है वो तो एक दिन में पढ़ के आप समझ लोगे 10 घंटे में, ठीक है, लेकिन वो एनालिसिस एक दिन में आप नहीं सीख सकते, वो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। चलिए सर, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कितना टाइम चाहिए होता है, फिर कंटेंट चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा मुझ पे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग इन कन्वर्सेशन विद अस, बिकॉज इट वाज सच अ वैल्यूएबल सेशन फॉर आवर एस्पिरेंट्स, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे आए यहाँ पे, और आपने जस्ट बिकॉज आप लखनऊ में थे तो आप आए और हमारे साथ शूट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। सो ऑल द एस्पिरेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड विल ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट लाइक दिस। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में और ही पूछ सकते हैं। शिवांश सर तो बाद में भी फिर कभी आ जाएंगे जब उनका समय होगा, बुलाएंगे चले आएंगे। और उसके बाद और भी लोग हैं जो हम लोग के पास हैं जो कई जगहों पे काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी लेके आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, एंड दिस इज श्योर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।